उसी का पार्ट होंगे, है ना। तो कल हम लोगों ने ये डिस्कशन किया था कि टेराफॉर्म क्या है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड क्या है, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड को करने के लिए हमें किस किस टूल की रिक्वायरमेंट है, कि जैसे कि विजुअल स्टूडियो है तो विजुअल स्टूडियो क्यों चाहिए, है ना, या टेराफॉर्म है तो टेराफॉर्म क्यों चाहिए, या फिर एज्योर CLI है तो एज्योर CLI का क्या काम है, एंड द सेम इज फॉर CMD। होपफुली दैट इज क्लियर टू एवरीवन, है ना, कि कैसे कैसे लॉगिन करते हैं इजी लॉगिन से, टेराफॉर्म की वर्जनिंग फाइल कैसे बनाते हैं, एज्योर ARM प्रोवाइडर को कैसे डाउनलोड करते हैं, और एक सिंपल सा रिसोर्स और रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करने का एक छोटा सा तरीका, उसमें नाम, लोकेशन, या फिर उसके सिंटेक्स जो है कहाँ से देखते हैं, जो हमारी वेबसाइट थी। दिस इज क्लियर टू एवरीवन, करेक्ट? Just raise your hand. I'll be okay to see. No, जी भाई क्लियर। good. Hmm. चलो. So now let's move to the next particular thing. Let me share my screen first. Hope you all are able to see my screen. Huh? One second. Let me close something Yes, sir. first. I'm stopping it and then I will start it again. Huh? Hmm. Okay, I'm sharing it again. Cool. So कल का हमने देखा था, ये एक हमने रिसोर्स ग्रुप क्रिएट किया था। वन सेकेंड। ओके, तो ये हमने एक वर्जनिंग फाइल बनाई थी, बट ये नहीं बनाई थी हमने ना, कहीं और बनाई थी। ओके, हम आप लोगों के लिए वाली बनाई थी। तो हमने डिस्कशन किया था टेराफॉर्म ब्लॉक क्या है, फिर एक प्रोवाइडर ब्लॉक क्या है। प्रोवाइडर ब्लॉक को हमने खाली रखा था क्योंकि हमने कुछ डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस नहीं ऐड किया था, हमने जिस सब्सक्रिप्शन में काम करना था वही हमने इसमें डाला था। फिर एक सेकंड फाइल बनाई थी जिसमें रिसोर्स ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, है ना? तो ये हमने डिस्कशन किया था। तो ये टेराफॉर्म का बहुत बेसिक्स था। बस टेराफॉर्म में कुछ नई चीजें सीखेंगे। टेराफॉर्म में कुल मिला के ना 10 एक कॉन्सेप्ट है। टोटली 10 कॉन्सेप्ट है। अगर 10 कॉन्सेप्ट को जितनी बार आप रिपीट करोगे उतनी आपको एक्सपर्टीज मिलेगी। तो जैसे कि पहला एक कॉन्सेप्ट था कि वर्जनिंग क्रिएट करना है ना, वो हम लोगों ने डिस्कशन किया। फिर एक था लॉग फाइल क्रिएट करना, और तीसरा रिसोर्स बनाना। दो कॉन्सेप्ट हम आज और सीखेंगे, एक लोकल वेरिएबल क्रिएट करना और एक और कुछ करके कि एट्रीब्यूट्स कैसे क्रिएट करते हैं या ऑपरेटर कैसे क्रिएट करते हैं। बट इसके अलावा जो नॉर्मल कल हमने किया था उसी पे हम काम करेंगे, है ना। फिर इसके बाद हमारे 5 कॉन्सेप्ट और बचे जाएंगे। अ, अ, 5 आज कंप्लीट हो जाएंगे, 5 बचे जाएंगे, है ना। फिर एक एक करके उसको हम कवर करते रहेंगे। तो देखो, लेट्स जंप टू द एज्योर क्लाउड। दिस इज माय एज्योर क्लाउड। अगर आप इसको एक टूल का सर्च करोगे, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड, तो एक्चुअली ऐसा नहीं दिखाई देता है जैसा आपको दिख रहा है। आपके में एक बिल्कुल बेसिक्स पर दिखाई देगा, केवल एक ऑप्शन दिखाई देगा गेटिंग स्टार्टेड का। बाकी सारे ऑप्शंस आपके बार्ड होंगे, है ना, कि आप बाकी ऑप्शंस पे क्लिक नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी ऑप्शंस तब आते हैं तब आप एक नया इसका प्राइसिंग मॉडल खरीदते हो, यानी कि स्टैंडर्ड टायर खरीदते हो। ये टायर के फॉर्म में रहता है ना। तो वी विल डिस्कस दैट, बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड लेट अस डिस्कस व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड। आपने एज्योर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन पढ़ा। एज्योर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन क्या है कि जो आपकी आइडेंटिटी है उसके रिलेटेड जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, या फिर आपने वो सही से कॉन्फ़िगर किया है कि नहीं किया है, पासवर्ड ठीक है कि नहीं है, लेंथ ठीक है कि नहीं है, आपने अपर केस या एमएफए एनेबल्ड है कि नहीं है ना, या ऑन प्रेम के साथ सही से सिंक किया है कि नहीं किया, वो सब कुछ एज्योर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन बताता है। बट प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर कि वो सिर्फ एक ही एरिया से लिमिटेड है। केवल वो आइडेंटिटी को बता सकता है कि वर्चुअल मशीन्स में क्या प्रॉब्लम्स है वो नहीं बताएगा। वर्चुअल मशीन्स में नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप अटैच है कि नहीं है वो नहीं बताएगा, या नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में सारे रूल सही से कॉन्फ़िगर है कि नहीं है वो नहीं बताएगा, है ना। या फिर हमारे पास वेब एक्सेस फायरवॉल है कि नहीं है, वो आइडेंटिटी प्रोटेक्शन नहीं बताएगा। कहने का मतलब ये है कि वो एक एरिया से तक ही सीमित है। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, है ना, जैसे जैसे आप और सीखते जाओगे, या जैसे जैसे आप
सीख लोगे सारी कुछ। और एक एनवायरनमेंट में से लाइक कि 1000 एसेट्स हैं और 1000 एसेट्स को ये रिव्यू करना कि कौन कौन से सही से कॉन्फ़िगर्ड है, कौन कौन से सही से कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, मैनुअली ऐसा फाइंड आउट करना बहुत ही टफ है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि अगर मैं कहूँगा कि एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में एक रूल है कि एसएसएच कौन से पोर्ट नंबर पे काम करता है, 22, है ना? तो 22 एक बहुत ही प्रिविलेज पोर्ट है कि कौन उसको एक्सेस कर सकता है, जो एक रेलिवेंट बंदा है जिसको उस मशीन पे काम करना है। तो जैसे कि मैं हूँ, मैंने एक मशीन स्पिन अप करी एज़्योर के अंदर और मेरे को उसको एसएसएच करना है क्योंकि वो लिनक्स मशीन है। तो मैं केवल अपनी पर्टिकुलर आईपी, मेरी पब्लिक आईपी दूँगा ताकि मैं ही केवल उसको लॉगिन कर पाऊँ। ना कि मैं उसे सोर्स दूँगा जो 0.0.0.0, है ना? बट आम तौर पे मोस्टली हम क्या करते हैं, हम यही आईपी देते हैं 0.0.0.0 डेस्टिनेशन पोर्ट 22, सो दैट कि हमें कन्फ्यूजन आए, हमारी आईपी अगर चेंज होती तो हमें ज़्यादा तकलीफ ना हो। है ना? बट विच इज नॉट ए राइट प्रैक्टिस। ये लाइक कि हमारे पास ऐसे 100 सिक्योरिटी ग्रुप है। हर एक सिक्योरिटी ग्रुप में, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप में बहुत सारे रूल्स हैं और 22 इज वन ऑफ द रूल, देन 3389 इज अगेन वन ऑफ द रूल, है ना? आरडीपी या फिर 80 या फिर कोई भी और तरह के रूल्स। अगर 100 हमारे पास नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप और 22 पोर्ट्स ही केवल उसमें चेक करना है, वो सही से कॉन्फ़िगर है कि नहीं है, हर एक सिक्योरिटी ग्रुप को जाके चेक करना और बार-बार कितने सारे लोग चेंज करेंगे, ऐसा ट्रैक करना बहुत ही टफ है। तो उसके लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं सीएसपीएम। यूजुअली जो इसका सिंटैक्स है, जो मेन इसकी फॉर्म है वो सीएसपीएम होती है, क्लाउड सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट, है ना? या फिर हम एज़्योर में उसकी बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड ऐसा करके देता है। ठीक है? तो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड ये इसका नया नाम है, इसका पुराना नाम था एज़्योर सिक्योरिटी सेंटर। तो अभी भी बहुत सारे लोग इसको एज़्योर सिक्योरिटी सेंटर के नाम से जानते हैं, बट इसका नया नाम चेंज हो गया माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड। तो ये एक्चुअली क्या करेगा, जितने भी एसेट्स आपके एनवायरनमेंट में है, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करता रहेगा कि वो सही से कॉन्फ़िगर है कि नहीं है और उसके बेस्ड पे आपको रिकमेंडेशंस देता रहेगा। और ये सारे एसेट्स को कवर करेगा, चाहे फिर वो आपके आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट में हो, यूजर्स ग्रुप्स, या फिर आपके कंप्यूट हो, फिर आपके डीबीज हो, या फिर आपका नेटवर्क रिलेटेड टूल्स हो, या फिर आपके वेब एप्लीकेशंस के रिलेटेड टूल्स हो, मतलब कुछ भी, है ना? तो इसके लिए इस टूल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल इन एज्योर ऑल्सो। एडब्ल्यूएस में बहुत सारे टूल्स को कंबाइन करने से ऐसे एक टूल बनता है, बट एज्योर के अंदर ये एक टूल है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे टूल्स हैं। सो वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो, है ना? तो एक तो इसका काम ये हो गया कि जितने भी एसेट्स हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं आपके क्लाउड एनवायरनमेंट में एज्योर में, उनकी कॉन्फ़िगरेशंस को कंटिन्यूअसली चेक करना और आपको रिकमेंड देना कि ये सही से कॉन्फ़िगर है, ये सही से नहीं है, और उसको आप जाके चेक कर सकते हो। कैसे? ये आप चेक करोगे बाय गोइंग ऑन रिकमेंडेशंस, है ना? कि आप रिकमेंडेशंस में जैसे यहाँ पे गए, तो हालांकि इस एनवायरनमेंट में खास कोई रिसोर्स है नहीं, बट जैसे कि अगर होता है कि एनेबल एमएफए, एमएफए एनेबल है कि नहीं है, तो इस टाइम मेरा स्कोर क्या है, वो फुल है क्योंकि मेरा कोई यूजर्स है ही नहीं इसके अंदर। फिर डाटा इन ट्रांजिट एनक्रिप्ट है कि नहीं है, एक्सेस एंड परमिशंस करेक्ट है कि नहीं है, रेस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड नेटवर्क एक्सेस, है ना, 0.0 वो वाला कॉन्सेप्ट होता तो यहाँ पे दिखाता, अनेबल एनहांस्ड सिक्योरिटी फीचर्स, या फिर और भी कोई चीजें कुछ होती तो वो यहाँ पे दिखाई देती। ठीक है? एंड देन यू कैन सी योर सिक्योर स्कोर ऑल्सो। सिक्योर स्कोर की अ, अ, आपका एनवायरनमेंट में जो इतने सारे रिसोर्सेज हैं, उसमें से कितने की कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, और उसके बिहाफ पे एक सिक्योर एक स्कोर जनरेट होता है। से लाइक कि अभी ये 30% है, तो 30% का मतलब 30% रिसोर्सेज सही से कॉन्फ़िगर है, बाकी के 70% रिसोर्सेज सही से कॉन्फ़िगर नहीं है, उनको सही से कॉन्फ़िगर करना है। और अगर एक भी रिसोर्स सही से कॉन्फ़िगर नहीं है, तो इसका मतलब रिस्क उतना ही है ना? सही से कॉन्फ़िगर ना होने का मतलब क्या हुआ? ये केवल सिक्योरिटी के बिहाफ पे है। एप्लीकेशंस या फिर डेवलपर का इससे कोई लेना देना नहीं, इट्स प्योरली अ सिक्योरिटी टूल, है ना? सही से कॉन्फ़िगर नहीं होने का मतलब क्या है कि रिस्क है ना? अटैक्स के चांसेस हैं, कॉम्प्रोमाइज़ के चांसेस है ना? तो यानी कि 30% आपका एनवायरनमेंट ठीक है, 70% अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ के
चांसेस है अगर आपका स्कोर ऐसा है तो, और आपको इस स्कोर को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करना है ना। और इम्प्रूव करने के लिए आपको रिकमेंडेशंस और ये जो यहाँ पे फाइंडिंग्स आ रही है, इनको देखते जाना और उनको फिर रेमेडिएट करते जाना कि अगर एमएफए एनेबल्ड नहीं है तो पर्टिकुलर बंदों के साथ चेक करना, उनको गाइड करना कि एमएफए कैसे एनेबल करते हैं और उनको एमएफए एनेबल कराना, रिफ्रेश करना और फिर स्कोर को चेक करना। या फिर कोई भी नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप जिसमें 0.0.0.0 ओपन है और 3389 के लिए ओपन है, तो उसको उस पर्टिकुलर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप को जाके चेंज करवाना या करना, है ना। सो दिस इज कंटिन्यूअसली जर्नी। और फिर और भी बहुत सारी चीज जैसे जैसे आपका एनवायरनमेंट बड़ा होता जाएगा। करेक्ट। ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर टूल। बट ये जो फीचर है ये कब आता है? ये तब आता है तब आप इसका स्टैंडर्ड टायर खरीदते हो, है ना। तो स्टैंडर्ड टायर मतलब इसके दो फीचर्स आते हैं, दो तरह के आते हैं। वन इज योर फ्री। तो फ्री इज लाइक योर गेटिंग स्टार्टेड। अगर मैं फ्री की बात करूं, सो नाउ दिस इज योर फ्री, है ना। बाकी के सारे ऑप्शंस बाढ़ हो गए हैं, यू कैन नॉट सी। करेक्ट। तो केवल एक ही ऑप्शन आएगा गेटिंग स्टार्टेड वाला, ये वाला, है ना। और यू कैन सी सम ओवरव्यू आल्सो दैट विल कम, और रिकमेंडेशन विल आल्सो कम, है ना। ये एक या दो ऑप्शंस आपको ब्रीफ दिखाई देंगे। सो व्हाट यू विल डू नेक्स्ट इज कि इसका जो है आपको स्टैंडर्ड टायर खरीदना पड़ेगा। और स्टैंडर्ड टायर के बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं। तो अगर आप देखोगे स्टैंडर्ड टायर के राइट हैंड साइड में आपको कुछ बता के रखा हुआ है क्या, कि अगर आप सर्वर्स के लिए इसको अनेबल्स करते हो। सर्वर्स बोले तो आपके वर्चुअल मशीन, तो आपको कितना पैसा देना है? $15 पर सर्वर पर मंथ, है ना। और आपके यदि कोई रिसोर्स है, ऐप सर्विसेज इंस्टेंस, है ना, ऐप सर्विस करके कोई इंस्टेंस है, तो उसका पैसा भी क्या है? $15 पर ऐप सर्विस पर मंथ। ऐसे ही अगर आपका कोई डीबी है ना, एज्योर सीक्वल डीबी, और इसके लिए आप ये स्टैंडर्ड टायर एनेबल करते हो, तो व्हाट इज द प्राइस? $15 पर मंथ पर डीबी, एंड द सेम सोन, है ना। स्टोरेज अकाउंट है तो उसका $0.02, and then for container it's $7. For key vault again it is $0.02, and resource group and then same for the DNS. All the things are available here. Now what will happen, है ना। हाँ, ये आपको एक ऑप्शन खरीदना है। तो सबसे पहले हर एनवायरनमेंट में क्या करना होता है? आपको स्टैंडर्ड टायर खरीदना होता है ना। और स्टैंडर्ड टायर ऐसा नहीं कि आपको सारे ये जो रिसोर्स टाइप है उनके लिए खरीदना है। नो, जो भी रिसोर्स टाइप आपको रिक्वायर्ड है, या जो भी रिसोर्स टाइप आप अपने एनवायरनमेंट में स्पिन अप करने जा रहे हो, आप केवल उनके लिए स्टैंडर्ड टाइप खरीद लोगे। इसे लाइक कि आपने आपके एनवायरनमेंट में वर्चुअल मशीन्स नहीं होने वाली, है ना। नहीं होने वाली, तो इसका मतलब आपका पैस एनवायरनमेंट है ना, जिसमें वर्चुअल मशीन का कोई रोल नहीं होगा। तो आप केवल जो ऐप सर्विसेज हैं, या फिर सीक्वल डीबी हैं, या फिर स्टोरेज अकाउंट है, उनके लिए आप खरीदोगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि अगर मान लो मेरा सर्वर से नहीं होने वाला और उसके लिए मैं अनेबल कर देता हूँ तो क्या होगा? तो होगा कैसे, कि अगर आपने गलती से कोई मशीन स्टार्ट की, है ना, और जैसे ही गलती से कोई मशीन स्टार्ट करी, तो उस स्टार्ट होने के बाद ये वाला फीचर अनेबल हो जाएगा। चाहे आपने वो 5 मिनट के लिए मशीन स्टार्ट की, तो यू हैव टू पे $15। और ऐसे अगर आपने 10 मशीन स्टार्ट कर ली और फिर आपने वो बंद कर दी, है ना, आपके लिए वो बंद हो गई, बट बैक एंड से उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। तो इसलिए जो सर्विसेज आप यूटिलाइज नहीं करने वाले हो क्लाउड में, उन सर्विसेज के लिए आप अनेबल नहीं करोगे, सो दैट कि आपको कॉस्ट ना देनी पड़े, है ना, या कॉस्ट सेविंग होगा। सो इसलिए बेसिकली इस फीचर को बहुत सोच समझ के डिस्कशन करके अनेबल किया जाता है। मेक सेंस? तो वी विल अनेबल इट, say like we upgrade it, है ना। This is one thing, and so once you will enable it, you can see all these features, हाँ, रिकमेंडेशन and all those things। ये आपको व्यू करने के ऑप्शन है। अभी आपको करना क्या था? केवल उस पर्टिकुलर फीचर्स को अनेबल करना था। तो इसकी जितनी भी
अनेबल करने वाली सेटिंग्स होंगी वो कहाँ पे होंगी? इन दी एनवायरनमेंट सेटिंग। एनवायरनमेंट सेटिंग में हम जाएंगे, ये हमारे सब्सक्रिप्शंस होंगे, है ना? तो जैसे मेरा सब्सक्रिप्शन अभी क्या है, फ्री ट्रायल। आपके सब्सक्रिप्शन हो सकता है पेड और हो सकता है 10 सब्सक्रिप्शन हो आपके पास, करेक्ट? तो आप 10 के 10 सब्सक्रिप्शन में भी कर सकते हैं, एक एक में जाके, या फिर अपने जो एक पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन है उसमें भी आप कर सकते हो। कि हो सकता है कि आपको जो आपके टेस्ट सब्सक्रिप्शंस हो या जो सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट हो उसमें आप डिफेंडर अनेबल ना करना चाहो, बट जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में उसमें आप डिफेंडर प्लान, या जो ये स्टैंडर्ड प्लान है इसको डिफेंडर प्लान बोलते हैं, इसको आप हर रिसोर्सेज के लिए अनेबल करना चाहते हो। तो आपको करना क्या है, एनवायरनमेंट सेटिंग में आप जाओगे, इसके बाद अपना पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करोगे, और इसके बाद सबसे पहला जो ऑप्शन आता है डिफेंडर प्लान, है ना? तो डिफेंडर प्लान में दो ऑप्शंस आते हैं, वन इज ऑफ एंड वन इज ऑन। एनेबल ऑल द डिफेंडर प्लान फॉर क्लाउड ऐप। अगर आप ऑन करते हो तो इसके फीचर्स यहाँ पे दिखे हुए हैं कि आप कंटिन्यूस असेसमेंट एंड सिक्योरिटी रिकमेंडेशन आपको दिखाई देंगे अगर आपने ऑन किया, अदरवाइज आपको इसमें भी आपको दिखाई दे रही है ना, असेसमेंट दिखाई दे रही है, सिक्योर स्कोर भी दिखाई देगा, बट रेस्ट ऑफ दिस फीचर्स, जस्ट इन टाइम एक्सेस ये आपके पास नहीं होगा, एडेप्टिव एप्लीकेशन कंट्रोल नहीं होगा, रेगुलेटरी कंप्लायंस डैशबोर्ड नहीं आएगा, या थ्रेट प्रोटेक्शंस नहीं आएगा, फॉर पैस सर्विसेज आल्सो नहीं मिलेगा। वी विल डिस्कस ऑल दिस फीचर्स कि ये क्या होते हैं इन डिटेल, है ना? बट ये आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। नाउ किस किस चीज के लिए आप अनेबल करना चाहते हो, ये ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखाई देंगे कि सर्वर्स के लिए अगर आपको ऑन करना है तो आप यहाँ पे दिस इज ऑल ऑन ना, ओके दिस इज ऑल ऑन बाय द वे, बट से लाइक कि मेरे को इसके लिए ऑफ करना है, इसके लिए भी मेरे को ऑफ करना है, इसके लिए भी ऑफ करना है, इसके लिए भी ऑफ 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 ऑफ, और ये ऑफ, और केवल इन दोनों के लिए ऑन करना है या केवल इसके लिए ऑन करना है, तो आप इसको ऐसा ऑन करके और बाकी का सेव कर सकते हैं, और इसको कंफर्म किया। दिस विल टेक फ्यू मिनट्स, है ना? वो हो गया है। तो आपका केवल इस पर्टिकुलर सर्विसेज के लिए ऑन है, बाकी सब के लिए ऑफ है। इतना क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ जी। सर यस सर। सो मेरा नाउ मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हम्म मैं पूछ रहा हूँ, अगर मेरे को सिर्फ मेरा एनवायरनमेंट सिर्फ असेस करना है हम्म तो फिर मैं इस प्लान के साथ जा सकता हूँ ना? नहीं, फिर आपको अनेबल ही नहीं करना ना। हाँ। अगर आप अनेबल कर रहे हो तो मतलब आप कुछ प्लान कर रहे हो। अगर अनेबल असेसमेंट ही करना है तो आप असेसमेंट में खुद, एक ये असेसमेंट का एक पॉइंट है कि ये प्लान ही अनेबल्ड नहीं है। उस असेसमेंट में मेरे जितनी भी सर्विसेज चल रही है, मान लो वीएम चल रहे हैं, सर्वर्स चल रहे हैं, डीबी चल रहे हैं, तो वो सब इंक्लूडेड है ना? असेसमेंट में तो सब कुछ इंक्लूड करना ही है ना। असेसमेंट का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी एनवायरनमेंट में ये फाइंड आउट कर रहे हो कि क्या ठीक है और क्या गलत है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम ये प्लान ले रहे हैं अभी, आप इसको अनेबल कर रहे हो, बाकी जो सर्विसेज हैं सिर्फ असेसमेंट के पर्पज में मेरे को ये अनेबल करने की जरूरत नहीं है ना? नो नो नॉट एट ऑल। हाँ या ओके। ठीक है, cool. So this is one of the thing, but what is this thing, है ना? है क्या मतलब? एक तो डिफेंडर प्लान होने से ऑलरेडी इन्होंने बताया कि आपको ये वाले बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, है ना? पर बेनिफिट्स ठीक है, आ, ये जो डिफेंडर है इन पे अनेबल होने से होता क्या है ना? अगर मैं कहूँ कि मैंने डिफेंडर सर्वर्स पे अनेबल किया तो क्या होगा, या मैं कहूँ कि ऐप सर्विस पे अनेबल किया तो क्या होगा, या फिर SQL डेटाबेस पे क्या हो तो क्या होगा? सो लेट अस डिस्कस दैट एंड देन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर। सो नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर कि अगर मान लो इसको आप डिफेंडर अनेबल करोगे तो अगर नहीं भी किया तो रिकमेंडेशन आपको दिखाई देंगी, इसने ऐसा बोला ही है ना, तो ये आप चेक कर सकते हो कंटिन्यूअसली। पर और ये सिक्योर स्कोर भी आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। This is your score and then all these things you can check here, but one of the thing is like we will discuss that the regulatory compliance, है ना? So what is regulatory compliance? Say for any of the organization, जैसे आपका एक मॉडल है OSI मॉडल नेटवर्क में,
कि कोई भी नेटवर्किंग आपको करनी है तो उस OSI मॉडल को फॉलो करना जरूरी है। आप TCP IP को भी फॉलो कर सकते हो, बट OSI और TCP IP किसने बनाए हैं? तो किसी ने एक स्टैंडर्ड कम्युनिटी ने ये दोनों मॉडल्स बनाए और उनकी लेयर्स डिफाइन किए और फिर जाके आप उन पे काम करते हो। इन द सेम वे कुछ अगर आप सिक्योरिटी में काम कर रहे हो तो एक सेंट्रल कम्युनिटी ने कुछ एक रेगुलेटरी कंप्लायंस बनाए हैं और उन रेगुलेटरी कंप्लायंस में बहुत सारे रूल्स हैं कि अगर आप किसी साइबर सिक्योरिटी वर्ल्ड में हो और आप किसी एनवायरनमेंट को चला रहे हो या से आपकी कोई एप्लीकेशन है तो आपको वो पर्टिकुलर कंप्लायंस को फॉलो करना मैंडेटरी है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे कि आप airtel.com पे पेमेंट करते हो, है ना, या अमेजन प्राइम पे आप जाते हो और शॉपिंग करते हो और फिर आप उस पे पेमेंट करते हो। जब आप पेमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हो नीचे एक ऑप्शन आता है कि सर्टिफाइड बाय PSI DSS, है ना। सो PSI DSS क्या है? नथिंग बट अ कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, कि अगर कोई भी पेमेंट रिलेटेड वेबसाइट है, कोई भी, डजंट मैटर, इट्स अमेजन, एयरटेल और एक्सेंचर, व्हाटएवर इट इज, है ना, फ्लिपकार्ट, कुछ भी, तो आपको PCI DSS को कंप्लाइन करना मैंडेटरी है। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो लीगली आप उस चीज के लिए एप्लीकेबल नहीं हो। ठीक है। तो और PCI DSS में क्या है? PCI DSS में बहुत सारे रूल्स हैं कि जैसे कि आप जो क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन डालोगे वो जो वेंडर है वो उसको सेव नहीं कर सकता, है ना। और जब भी कोई कंपनी PCI DSS कंप्लायंस होती है, इट्स नॉट लाइक आपको PCI DSS आपने अनेबल कर दिया तो कंप्लायंट होगा। उसकी ऑडिटिंग होती है और कोई ना कोई उसको आके ऑडिट करता है। कि मैं वन सेकेंड ना, कूल। सो कोई ना कोई उसको ऑडिट करता है और वो ऑडिट में वो कंप्लायंट होना जरूरी है। हम्म, तो इसलिए रेगुलेटरी कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एक जो टूल है, स्पेशली CSPM, है ना, क्लाउड सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट, ये जो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड है, ये जिस टूल की कैटेगरी में आता है उसको हम बोलते हैं CSPM। जैसे कि अगर आप फायरवॉल बोलते हो, नेटवर्क सिक्योरिटी का एक पार्ट है ना, तो फायरवॉल डजेंट मैटर, इट्स अ पालो अल्टो और नेटवर्क AWS नेटवर्क फायरवॉल और एज़्योर फायरवॉल और इट्स योर चेक पॉइंट और सिस्को, व्हाटएवर इट इज, बट नेटवर्क फायरवॉल इज अ पार्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। इन द सेम वे हर एक टूल की एक कैटेगरी बनाई गई, तो इस टूल की जो कैटेगरी वो है CSPM, क्लाउड सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट। तो जब भी कोई बोलता है कि यार आप CSPM कौन सा टूल यूज कर रहे हो, तो डिपेंड कि एनवायरनमेंट कौन सा है। बट हालांकि जैसे मैं एज्योर के एनवायरनमेंट में हूँ तो आई कैन सी कि अगर मेरा और वो अनेबल्ड है तो आई कैन सी कि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड इज माई CSPM tool, or you can utilize others also as like your Palo Alto, Equasec, Lacework, दुनिया भर के टूल अवेलेबल हैं, but we are discussing here the Microsoft Defender for Cloud. So we were discussing the regulatory compliance, है ना, so PCI DSS क्या है, but say like कि कोई भी हाँ, जो वो एनवायरनमेंट है उसमें कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है जिसके अंदर पेमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन या पेमेंट से रिलेटेड कोई काम है। हम्म, तो व्हाट विल हैपन नाउ, आपको PCI-DSS को फॉलो नहीं करना है। कॉमनली जब पेमेंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होती है तभी आप उसको फॉलो करते हो। सो व्हाट यू विल डू, so you will check the other compliance, say like in you, if you are in the Europe you have to follow the GDPR, है ना। एंड अगर आप US में हो या आप कहीं पे भी हो और आप हेल्थ से रिलेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन एज लाइक योर लाल पैथ लैब और सम अदर हॉस्पिटैलिटी, सो इस तरह की कोई ऑर्गेनाइजेशन, देन यू हैव टू फॉलो HIPAA। बट से लाइक ऐसा कोई भी काम नहीं होने वाला है ना। ना HIPAA का कोई रोल है, ना PCI DSS का रोल। सो एज ए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर व्हाट यू विल सजेस्ट, है ना, तो कि आपको कौन सा कंप्लायंस फॉलो करना चाहिए। तो एक जो बेसिक्स कंप्लायंस है वो क्या है, एक तो आप हर एक CSP बोले तो क्लाउड सिक्योरिटी प्रोवाइडर हमेशा अपने जो कंप्लायंस है वो रखते ही रखते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे एज़्योर सिक्योरिटी बेंचमार्क है ना, इनका खुद का एक कंप्लायंस इन्होंने दे के रखा हुआ है। सो देयर आर मल्टीपल कैटेगरी, नेटवर्क सिक्योरिटी, identity management, then privilege access, data protection, asset management, and so on.
इन द सेम वे इफ अगर आपको कोई सेंट्रल कंप्लायंस फॉलो करना है और कुछ डिपेंडेंसी नहीं है, डिपेंडेंसी मतलब कुछ क्लाइंट की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो व्हाट यू विल सजेस्ट टू गो एंड यूटिलाइज दिस CIS, है ना. सो व्हाट इज CIS? सेंटर फॉर इंटरनेट security. It's a common compliance. So if I'll say है ना, so if you will come here, यहाँ पे आपको सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे. Azure Security Benchmark, PCI DSS, ISO, then SOC TSP, and then let us review more compliance also. Do you have CIS? CIS is here, है ना, you all can see. Azure CIS 101.1.0, ठीक है. So you can add this particular compliance if no other compliance is there, because that's the basics, है ना. ये compliance होना जरूरी है और इस compliance को आप monitor करते रहोगे. से लाइक कि आपका CIS का स्कोर अभी 30% है या 40% है, so usually CIS का स्कोर हमेशा 100% होना चाहिए और it should be more than 95%. तो आप CIS के जितने भी पॉलिसी हैं उनको तो आप फॉलो करोगे ही करोगे, क्योंकि इसके अंदर केवल बेसिक्स पॉलिसीज हैं. और उनको फॉलो करना मैंडेटरी है. अदरवाइज जो आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है दैट यू कैन फॉलो, कि आप चाहे ISO को फॉलो कर सकते हो, या फिर जो अगर कैनेडियन बेस्ड कस्टमर है तो कैनेडियन फेडरल आप यूज कर सकते हो, या फिर NIST फॉलो कर सकते हो, जो भी कोई अदर रिक्वायरमेंट है, या फिर HIPAA एज आई टोल्ड की हेल्थ केयर से रिलेटेड है. तो ये भी एक फीचर है किसका, CSPM टूल का. और अगर आप इसको स्टैंडर्ड टायर खरीदते हो तो आपको ये वाला ऑप्शन इसमें दिखाई देगा, है ना. सो दिस वन इज वन, दिस वन इज सेकंड. नाउ द थर्ड वन, द वर्कलोड प्रोटेक्शन, है ना. तो व्हाट इज वर्कलोड प्रोटेक्शन? जो वर्कलोड है, वर्कलोड कौन से होते हैं जिसके अंदर हमारा मतलब काम का सामान होता है, दैट इज कॉल्ड वर्कलोड. सो जैसे कि अगर आपने वर्चुअल मशीन है, उसके अंदर कोई आपकी एप्लीकेशन चल रही है, सो दैट इज अ वर्कलोड. सो वर्कलोड कौन सा हो गया हमारा? वर्चुअल मशीन विल बी कॉल्ड एज वर्कलोड एसेट्स, है ना. इन द सेम अगर मान लो कोई डीबी है, डीबी के अंदर आपके पास आपका डाटा पड़ा हुआ है, तो दैट इज योर डीबी वर्कलोड. अगर जैसे स्टोरेज के अंदर आपका काम का सामान पड़ा हो, दैट इज स्टोरेज वर्कलोड, है ना. सो इन द सेम वे देयर विल बी मल्टीपल अदर टाइप्स ऑफ वर्कलोड विल बी देयर. नाउ टू प्रोटेक्ट दोस वर्कलोड, कि उनके अंदर कि जो चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रही है, या फिर उनको सिक्योर करना है कि वो किसी भी हैकर्स के साथ कम्युनिकेट ना करे, या कोई मालवेयर ना आए, है ना, या फिर कंटिन्यूअसली उनको मॉनिटर करते रहना. एक एक तो होता है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशंस को चेक करना कि वर्चुअल मशीन सही से कॉन्फ़िगर है कि नहीं है, बाहर बाहर का सिस्टम नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप सही से अटैच है कि नहीं है, वो सही से सबनेट का पार्ट है कि नहीं है. दैट इज कॉल्ड योर CSPM स्टफ. उसकी कॉन्फ़िगरेशन को चेक करना. बट एक विद इन इनसाइड दैट वर्कलोड, है ना, कि वो ऐसा नहीं कि किसी अटैकर्स ने उसको कॉम्प्रोमाइज करके रखा हो, या इसके अंदर कोई वायरस है, या वो किसी ऐसी वेबसाइट के साथ कम्युनिकेट कर रहा है वर्चुअल मशीन विच इज इलीगल और विच इज नॉट सिक्योर्ड, है ना. So there we secured the workload, and how we secured it? Using the standard tier and by enabling those particular features, and that feature is called nothing but your defender plan, है ना. So you can enable the defender plan for your different kinds of वर्कलोड, है ना. से लाइक कि आप यहाँ पे एनवायरनमेंट सेटिंग में, मैं दोबारा से वो फीचर्स बता रहा हूँ. आप अपने एनवायरनमेंट के इस पे सॉरी सब्सक्रिप्शन पे गए, और जिस जिस की वर्कलोड को आपको सिक्योर करना है, आप उसको कर सकते हो, बट उसके लिए आपको ये वाले एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, है ना. $15 पर मंथ एंड ऑल दोस थिंग्स. अगर आप नहीं कर सकते हो, जो आपको बाहर वाले ऑप्शन है आप उनका यूटिलाइज कर सकते हो. तो ये जो पर्टिकुलर फीचर है कि वर्कलोड को सिक्योर करना, दिस इज डिफरेंट देन CSPM, एंड दिस इज कॉल्ड एज CWPP, क्लाउड वर्कलोड प्रोटेक्शन, है, कि वर्कलोड को प्रोटेक्ट करना, ठीक है. तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड है, ये दो सर्विस प्रोवाइड करता है. वन इज योर CSPM एंड वन इज योर CWPP. CSPM यानी क्लाउड सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट, जिसमें आप रेगुलेटरी कंप्लायंस या जितने भी आप सिक्योर स्कोर है या उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है, वो सब चीजें आप चेक कर सकते हो. बट क्लाउड वर्कलोड प्रोटेक्शन मतलब इसके अंदर जो डिफेंडर प्लान्स है ना, हर एक वर्कलोड के अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, दोज यू कैन अनेबल बेस्ड ऑन योर
रिक्वायरमेंट, है ना। तो ये दो कोर फीचर्स हैं किसके, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड के। इज इट क्लियर सो फार टू एवरीवन? Yes, sir. हाँ जी Yes, भाई। clear. यस सर, क्लियर सर। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टूल है, यू ऑल मस्ट अंडरस्टैंड। और इसमें बहुत सारी चीजें नाउ, जैसे ही आप वर्कलोड प्रोडक्शन अनेबल करोगे, यानी कि डिफेंडर प्लान जब आप अनेबल करते हो, फिर आपका वो जो डाटा है वो कहाँ पे जाता है, एक माइक्रोसॉफ्ट के सेंट्रल environment में, है ना, we can say. So all this data will go to their central environment and they will see if something is going on, something good or bad is going on, है ना. Something good is going on which is fine, but something bad is going on, it will trigger an alert. What it will trigger, it will trigger an alert, and the alert will come here, security alerts, है ना. So all these things will come here, but as of now there is no alert. करेक्ट. तो ये अलर्ट्स इस फॉर्म में आपको यहाँ पे आते रहेंगे. कूल. इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं इस पर्टिकुलर टूल से, वो आप देखो. तो ये एक फीचर हो गया. अब इसके सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं, सारे फीचर्स आपको यहीं पे मिलेंगे, है ना. एक तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मतलब अगर मान लो से कि मेरे पास एक कस्टमर, उसके पास 100 सब्सक्रिप्शंस है, अगर मेरे को डिफेंडर प्लान अनेबल करना है क्योंकि मेरे को रेगुलेटरी कंप्लायंस ये सब चीजें करना है, तो मोस्टली जितने भी कस्टमर्स होते हैं सबके पास स्टैंडर्ड टायर ही होता है ना. मोर देन 90% कस्टमर क्या होता है, स्टैंडर्ड टायर होता है. स्टैंडर्ड टायर होने का मतलब क्या है कि हर एक इंजीनियर को जो उस एनवायरनमेंट में काम कर रहा है उसको स्टैंडर्ड टायर अनेबल करना है. दैट इज वन ऑफ द टास्क. करेक्ट. चाहे फिर वो एक कस्टमर हो उसके पास 100 सब्सक्रिप्शन हो, या 100 कस्टमर हो उनके पास 100 सब्सक्रिप्शन हो, या और आते जाए, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, स्टैंडर्ड टायर अनेबल करना है. करेक्ट. नाउ दैट इज द वन थिंग. द सेकंड थिंग वुड बी कि आपको स्टैंडर्ड टायर में किस किस रिसोर्स के लिए डिफेंडर अनेबल करना है ना, CWPP फंक्शनैलिटी को अनेबल करना है. सो दैट इज अगेन ए रिक्वायरमेंट. कस्टमर में से लाइक आई जस्ट वांट इट फॉर द ऐप सर्विस, आई जस्ट वांट इट फॉर द SQL machines, or I can have it for servers, not for rest of the services, and choice is yours, choice is client. तो वो आपको डिसाइड करके उन पर्टिकुलर फीचर्स को अनेबल करना है. इट कुड बी 4, इट कुड बी 5, इट कुड बी 3, एंड इट कुड बी ऑल आल्सो. मेक सेंस. फिर आपको वो क्लिक करके सेव करना है. सो दैट इज द वन थिंग यू विल बी डूइंग. वन, enabling the standard tier. The second will be the resources functionality, right? Now let's talk about the third one. So if you will click on the auto provisioning, है ना. So auto provisioning में अगर आप देखोगे इसके अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं. मेक सेंस ना, कि log analytics agent for Azure VMs, log analytic agents for Azure Arc machines, vulnerability assessment for the machines, guest configurations agent, और ये वाली चीज. देखो ये सब चीजें आपको तभी, अगर आपको इनका आइडिया कि क्या क्या होंगी, तभी आप इनको अनेबल या डिसेबल कर सकते हो, है ना. तो हमने दो चीजें अभी तक डिस्कशन की कि रेगुलेटरी कंप्लायंस या फिर रिकमेंडेशंस कैसे देखते हैं, या फिर CWPP को अनेबल करना है. सो लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, द ऑटो प्रोविजनिंग. सो द फर्स्ट फीचर है ना, log analytic agent for Azure VM. So what is this? This is like कि, और ये लिख रखा है कि ऑटो प्रोविजनिंग. नाम क्या है इसका, ऑटो प्रोविजनिंग. सो इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप कोई मशीन स्टार्ट करते हो, अगर कोई आप सर्वर स्टार्ट करते हो, वर्चुअल मशीन इन दी एनवायरनमेंट, और आपने इसको ऑन किया, तो वो क्या करेगा, लोग एनालिटिक का एक एजेंट बाय डिफॉल्ट आपके मशीन पे डाल देगा, अगर ये वाला फीचर यहाँ पे अनेबल्ड है तो, है ना. और ये डिसेबल है तो फिर आपको मैनुअली डालना है. बट आपको डालना क्यों है, ताकि जो इसकी फंक्शनैलिटी है, जो हमने CWPP हमने इंस्टॉल किया है टूल डिफेंडर वाला, वो तभी काम करेगा तब उसके अंदर एजेंट होगा, ताकि वो उसके अंदर की चीजों को स्कैन करता रहे, है ना. तो करना तो है ही आपको. सो ऑप्शंस आपके पास है कि आपको वो ऑटोमेटिक करना है कि या फिर मैनुअल करना है. तो अगर आप इसको डिसेबल करके रखो रहोगे तो दैट विल बी योर मैनुअल वे, कि आपको हर एक मशीन पे जाके वो इंस्टॉल करना है. अगर आपने इसको अनेबल किया सो दैट मीन ऑटोमेटिकली व्हेन एवर यू विल स्पिन अप ऑन मशीन, ये उसके ऊपर जाके एजेंट को इंस्टॉल कर देगा. ठीक है. Azure Arc we will talk about little different, but Azure Arc क्या होता है, अगर आपकी ऑन प्रीम पे कोई मशीन है, नॉट इन द क्लाउड, तो जो ऑन प्रीम वाली मशीन है उसके ऊपर एक एजेंट इंस्टॉल करेगा, और वो मशीन फिर आपके
जो Azure एनवायरनमेंट में उसमें दिखाई देगी, दैट इज कॉल्ड Azure Arc, but this is not we will be using in the Microsoft Defender for Cloud as of now. Cool. Now the third feature है ना, so third feature हमारे पास क्या है, ये वैसे अभी disabled है. So third feature क्या लिखा हो, vulnerability assessment. Vulnerability assessment, vulnerability management कितने लोगों को पता है, just raise your hand. Vulnerability management कितने को पता है, just raise your hand. 4, only 4 है ना. Cool. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cool. So then you already know what is your vulnerability management. Correct. So vulnerability management क्या होता है? There are 3 core features of a virtual machines. एक एंटीवायरस. एंटीवायरस you all know कि क्या होता है कि वायरसेस आते रहते हैं, उनको देखते रहना और उनको डिसेबल करते रहना, है ना. फिर एक आता है EDR, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रेस्पॉन्स की, वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है. फिर एक आता है वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट, तीसरी कैटेगरी में उसी मशीन्स के अंदर. तो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे कि आपकी मशीन्स जो है वो अप टू डेट नहीं है ना, पैचेस अप टू डेट नहीं है, या उसके अंदर एप्लीकेशंस को रन कर रही है जैसे पाइथन, जावा या टेराफॉर्म या गिट, वो अप टू डेट नहीं है, या विंडोज है तो विंडोज अप टू डेट नहीं है. तो वो पैचेस वगैरह की सारी इंफॉर्मेशन या कुछ भी और रिलेटेड कोई भी वल्नरेबिलिटी आती है, वो बताने का काम कौन करता है, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल. सो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल बहुत है मार्केट में, क्राउड स्ट्राइक है, क्वालिस है और बहुत सारी चीजें. माइक्रोसॉफ्ट ने टाई अप कर रखा है किसके साथ, क्वालिस के साथ. अगर आप ये फीचर ऑन करते हो तो वो क्या करेगा, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल को अनेबल कर देगा आपके मशीन्स के ऊपर, है ना. और इसके ऊपर ऑप्शंस भी आपको बताएगा कि 2 मशीन्स है कि एक तो होगा क्वालिस और एक अब इन्होंने खुद का अपना वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट टूल लॉन्च कर दिया. सो दैट इज दिस पर्टिकुलर फीचर एंड द सेम इज फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर कंटेनर. तो अगर आप ये फीचर्स देख रहे हो तो ये फीचर्स भी आपको अनेबल करने हैं, है ना, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट कि आपको लोग एनालिटिक एजेंट इंस्टॉल करना है कि वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट असेसमेंट अनेबल करना है कि नहीं करना है. करेक्ट. सो दैट इज द third thing. Now let's talk about the fourth one. So the fourth one is like जब आपके पास alerts आएंगे, alerts कहाँ पे आएंगे, here the alerts will come. Correct. Now the security alerts will come. What you will do next, है ना. So what you want, एक आप बेसिक सी चीज करना चाहते हो कि जब भी कोई आपके पास हाई अलर्ट आए तो इमीडिएटली मेरी मेल्स के ऊपर, है ना, जब आपके ऑफिस की मेल होगी उसके ऊपर या जो कोई पर्टिकुलर ग्रुप होगा उसके ऊपर वो ईमेल ट्रिगर हो जाए जैसे कोई हाई अलर्ट आए, जैसे कोई मशीन कॉम्प्रोमाइज होगी. अब आप वेट तो करोगे नहीं कि मैं इस कंसोल पे आऊंगा और उसको देखूंगा. करेक्ट. सो व्हाट यू वांट कि मैं इमीडिएटली मेरे पास नोटिफिकेशन आए, चाहे वो टीम्स पे आए, चाहे वो ईमेल पे आए या ग्रुप आईडी पे आए, ताकि हमें एकदम से पता लग जाए और हम इमीडिएटली उसके ऊपर एक्शंस ले पाए. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ईमेल नोटिफिकेशन है ना, उसको अनेबल करते हैं. उसके अंदर हमने यहाँ पे डाल दिया कि कौन कौन सा रोल्स रहेगा या फिर कौन सी ईमेल आईडी होगी और कौन किस तरह की ईमेल आईडी को यहाँ पे ट्रिगर करना है. सो दैट इज योर फोर्थ थिंग. करेक्ट. नाउ द फिफ्थ वन, है ना, इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन में क्या होता है कि ऐसा ही टोल्ड कि 3 टूल्स हैं, एक एंटीवायरस, एक ईडीआर और एक वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट. और ईडीआर माइक्रोसॉफ्ट का खुद का एक टूल है ना. सो विच टूल इज दैट, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट. ये आप लोग जब आगे पढ़ते रहोगे तो आपके सेशंस में बताया जाएगा, बट ईडीआर एक टूल होता है, आप अभी के लिए उसको ऐसा याद करो. जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड है, जैसे कि एज्योर आइडेंटिटी प्रोटेक्शन है, इन द सेम वे जो एंड पॉइंट है आपके सर्वर से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक टूल बना है जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट. अगर आप ये चाहते हो कि आपके वर्चुअल मशीन्स का डाटा जो यहाँ पे रन कर रही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो डाटा आप माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट पे भेज दो डायरेक्टली, तो आप क्या करोगे, ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है इसको आप चेक कर लोगे, है ना. ये एक रिक्वायरमेंट रहती है, आपको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों टूल्स माइक्रोसॉफ्ट की हैं. तो अगर आप यहाँ से चेक करोगे तो डायरेक्टली आपका डाटा माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट जो एक अलग से एक कंसोल है उसके ऊपर चला जाएगा. इन द सेम वे एक और सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड एप्स, है ना. सो क्लाउड एप्स भी एक तरह की सर्विस होती है जैसे कि वर्चुअल मशीन होती है, बट ये भी हम बाद में डिस्कशन करेंगे. आप चाहते हो कि ये वो क्लाउड ऐप से रिलेटेड डाटा भी आपके माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड एप्स के कंसोल में चला जाए तो आपको यहाँ पे उसको अनेबल कर सकते हो एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सेव बटन. तो ये दोनों के दोनों ऑप्शंस यहाँ पे अनेबल हो गए. दैट विल आल्सो कम फ्रॉम द योर रिक्वायरमेंट और यू कैन आल्सो सजेस्ट
इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट मैं उस बार अभी उस डायरेक्शन नहीं जाना चाहता, अदरवाइज फिर वो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। हमें मेनली क्या करना है, टेराफॉर्म पे करना है। तो टेराफॉर्म पे क्या करना है, हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, है ना, एक फीचर्स को कि हमें ये वाला फीचर अनेबल करना पड़ेगा या डिसेबल करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको ये ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये करना करना क्या पड़ेगा। एंड नाउ इज योर वर्क फ्लो ऑटोमेशन। की वर्क फ्लो ऑटोमेशन में क्या है कि अगर मान लो कोई पर्टिकुलर कोई वल्नरेबिलिटी है, वल्नरेबिलिटी जैसे कि कोई यूजर है और उसका एमएफए एनेबल्ड नहीं है ना, तो आप उसको ऑटोमेट करना चाहते हो कि इमीडिएटली वेन एवर यू फाइंड वन यूजर और उसका एक वल्नरेबिलिटी या एक रिकमेंडेशन आया कि एमएफए एनेबल्ड नहीं है, तो उस पर्टिकुलर यूजर को एक नोटिफिकेशन चला जाए उसकी पर्टिकुलर ईमेल पे। तो व्हाट यू कैन डू दैट पर्टिकुलर स्टफ हियर इन द वर्कफ्लो ऑटोमेशन, है ना। And the last but not the least is your continuous export. So what is your continuous export? और यहाँ पे दो options है, one is your event hub, one is your log analytics workspace. तो आपको क्या है, इसके अंदर चार options आपको दिख रहे हैं, security assessment, sorry, security recommendations, secure score, security alerts and regulatory compliance. क्या चारों options आपको चारों को पता है कि नहीं पता है? Because we already discussed चारों options. What is security recommendation, secure score, security alerts, regulatory compliance? You all know what all these features are. Yes. Yes, हाँ जी. Okay, हाँ जी. cool. So if you already know what all these features are, so then what we will be doing कि इन सारे के सारे जो हमारे ये हमारे फीचर्स हैं, है ना, सिक्योरिटी अलर्ट्स या वट एवर इट इज, वी विल सेंड इट। और इसमें से हम कुछ चाहे तो मतलब पर्टिकुलर ऑप्शन हम सेलेक्ट भी कर सकते हैं, वी विल एक्सपोर्ट देम देयर डाटा इन आर log analytic workspace. So log analytic workspace is nothing but you can consider it's a bucket, है ना। तो आप जो भी चाहो, चाहे आप सिक्योरिटी रिकमेंडेशन चाहो कि जो आपकी रिकमेंडेशन आ रही है लो मीडियम हाई, या इसमें से आप पर्टिकुलर कोई सेलेक्ट कर सकते हो कि मेरी हाई जो रिकमेंडेशन आती है वो हमेशा जाके एक्सपोर्ट हो जाए कहाँ पे, लोग एनालिटिक वर्कस्पेस में जाके स्टोर हो जाए, ताकि मैं फ्यूचर में देख लूँ या मैं इसको कहीं और यूटिलाइज कर लूँ। कहीं और यूटिलाइज करने वाला ऑप्शन हम बाद में डिस्कशन करेंगे, बट अभी क्या करना है कि मेरे को यहाँ से जो रिकमेंडेशन है कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरी एक बकेट में चली जाए, है ना। सेम कि मेरा सिक्योर स्कोर, मैं चाहता हूँ कि मेरा सिक्योर स्कोर जितने भी कंट्रोल से सबका एक बकेट में चला जाए। देन मेरे सिक्योरिटी अलर्ट्स हाई और मीडियम लोग एनालिटिक्स में चला जाए। लोग एनालिटिक्स में क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ लोग एनालिटिक्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया है। एंड देन सेम फॉर द रेगुलेटर कंप्लायंस फॉलो, कि जितने भी मेरे स्टैंडर्ड्स या अभी इसमें केवल एसईओ सिक्योरिटी बेंचमार्क ही है, तो जो जो मेरे एनेबल्ड हैं उनका सबका कंप्लायंस जो है मेरा सेंट्रल बकेट में चला जाए। गुड। एंड उसके लिए आपको क्या कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करनी है कि मेरा रिसोर्स ग्रुप क्या होगा, क्योंकि रिसोर्स ग्रुप के अंदर ही आपका लोग एनालिटिक वर्कस्पेस होगा। फिर आपको क्या सिलेक्ट करना है कि टारगेट वर्कस्पेस कौन सा होगा, है ना, यानी कि आपको लोग एनालिटिक वर्कस्पेस पे आपके पास होना चाहिए। कूल। तो ये ऐसा करोगे तो आपके पास जितने भी ये जो जो आपने सिलेक्ट किया ये किस में चले जाएंगे, लोग एनालिटिक्स में चले जाएंगे, और वहां से आप पिकअप करके बाद में चेक करना चाहते हो या कुछ अलर्ट जनरेट करना, वट एवर यू वांट टू डू, आपके जो यूज केस है आप उनको आप कर सकते हो। तो ये सारी सेटिंग्स किसमें होती है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड, और ये आपको करनी होती है ना। तो दो तरह के काम होते हैं क्या, एक तो आपको ये व्यू करते रहना कि आपको रिकमेंडेशंस पे देखना और कोऑर्डिनेशन करना, है ना, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन स्टफ, कि आपको ये देखते रहना है और ये आपको सिक्योरिटी अलर्ट्स आए उसके ऊपर काम करना, या रेगुलेटरी कंप्लायंस को देखते रहना उसका स्कोर क्या चल रहा है, या फिर जो पर्टिकुलर रेड है उनके ऊपर काम करना, जैसे कि ये है नहीं, है ना, उनको फिक्स करना, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ, तो आप जाओगे एक एक चीज को फिक्स करोगे। दैट इज वन टाइप ऑफ वर्क। द सेकेंड टाइप ऑफ वर्क इज ये जितने भी काम हमने किए इनको आपको प्रोविजन करना या इनको आपको इम्प्लीमेंट करना। हम्म, ओके। इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या क्या करना है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि आपको कौन कौन से ऑप्शंस, क्या क्या ऑप्शंस, कैसे कैसे आपको अनेबल करना है जीयूआई से आपको समझ में आए। बट सेल है कि वो एक कस्टमर के लिए अनेबल करना है, इट्स फाइन, बट सेम चीज आपको हर एक जो कस्टमर आएगा जितने के पास एज्योर का एनवायरनमेंट होगा सबके लिए करना है ना। तो कंसिडर कि मेरे पास अभी जैसे कि 20 लोग हैं इस कॉल के ऊपर, सबके पास एज्योर का एनवायरनमेंट है ना।
और सबके पास अगर एज्योर का एनवायरनमेंट, आई विल कंसिडर देम एज ए 20 कस्टमर, और ये काम मेरे को करना है, यानी कि मेरे को 20 कस्टमर में ये काम करना है। अगर मैं जीयूआई से करने बैठ गया, पहले तो मेरे को ये रिक्वायरमेंट लेनी है, क्या क्या अनेबल करना है, फिर वो लिख के कहीं पर रखना है ना, फिर उसको कॉपी में से देख देख के वो वाले फीचर्स उसमें अनेबल करना। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, से लाइक फॉर वन पर्टिकुलर कस्टमर डूइंग एंड ऑल दो स्टफ विल टेक एटलीस्ट 3 to 4 hours minimum, है ना। And for 20 customer how much it will take, and then again for so many customer which will come, and then again अगर हमें कुछ फीचर्स चेंज करने या ऐड ऑन करने हैं, और काम सेम ही करना है। वी ऑल नो दैट हर एक कस्टमर के लिए एज्योर में ये माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड में यही काम करना है, और तो इससे अलग कुछ होगा नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि मान लो कि कंसिडर आई एम वन, से लाइक कि सोनू इज वन ऑफ द कस्टमर एंड देन हेमंत इज द अनदर कस्टमर, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि सोनू के एज्योर एनवायरनमेंट में फीचर्स अलग होंगे और हेमंत के एज्योर एनवायरनमेंट में फीचर्स अलग होंगे। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड सेम ही सेटिंग्स मिलेगी। चेंज क्या होगा, दिस सब्सक्रिप्शन आईडी, है ना। और सब्सक्रिप्शन आईडी का मतलब किस एनवायरनमेंट में आपको ये वाली चीजें डिप्लॉय करनी है, से लाइक कि आपको रिसोर्स ग्रुप डिप्लॉय करना है, तो सब्सक्रिप्शन आईडी तो आप एनी हाउ यहाँ पे डाल ही सकते हो ना फीचर आईडी में। सो इसका मतलब अगर मैं एक कोड बना दूं माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड का ही इतने सारे फीचर्स का, और ये वाली फाइल तो मेरे पास है ही क्योंकि कल आप लोगों ने बना ली है, केवल मेरे को यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आईडी डालनी है, और मैं 20 के 20 एनवायरनमेंट में आधे घंटे में ये सारा काम कर सकता हूँ। या जितने भी कस्टमर आएंगे उनके लिए मेरे लिए 10 मिनट का काम है। यस और नो? Yes, Yes. sir. है ना। That's ओके, quite सो लेट्स ट्राई दिस, है ना। सो हाउ वी विल ट्राई, यू ऑल नो कि इसको जीयूआई से कैसे करते हैं। अब इसको करते हैं अपन क्या कहते हैं इसको, Terraform CLI. टेराफॉर्म से, है ना। सो टेराफॉर्म में एक तो फाइल कॉमन ही रहेगी जिसको हम बोलते हैं वर्जनिंग फाइल, इसमें अपने को कोई चेंज नहीं करना। हम्म, अब दूसरी फाइल हम बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड के लिए। तो लेट मी ओपन माय गिटहब फर्स्ट। वेट वेट, let me open my repository, और मैं एक नई फाइल बनाता हूँ, ठीक है। टेराफॉर्म, और ये वाला फाइल मैंने कॉपी कर दिया। तो देखो हमने डिस्कशन किया था कि हम दो चीजें और सीखेंगे, है ना। पर दो चीजें सीखने से पहले मैं आपको मैं वो कुछ और सिखाता हूँ, है ना, फिर इसके ऊपर आएंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, okay, so let me delete this. ओके, रेस्ट थिंग्स विल रिमेन सेम, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या काम करना है, तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, मेरा जो डिफेंडर है इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ ना। लेट मी डिसेबल इट। हो गया डिसेबल, कूल, है ना। गिव मी 1 सेकेंड गाइस, हाँ। Well, let's do one thing. Let's take a break for 2 minutes, huh?
देन वी विल बी बैक, ताकि जो अब हम टेराफॉर्म पे स्विच करेंगे तो एक नई एनर्जी के साथ स्विच करेंगे. सो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 2 minutes एंड देन वी विल बैक एंड देन वी विल स्टार्ट 8:56, then we will start at 8:58. So 126, 128. अरे वो अपने वहाँ का टाइम बता रहे हैं ना. हाँ, तो हम अपने यहाँ का बता रहे हैं. 2 मिनट लेने तुम्हें कैसे ले लो. Okay, I'm back. So, okay, let's begin then. हम कहाँ पे थे? हम टेराफॉर्म के मॉड्यूल पे थे, है ना? तो कल हमने डिस्कशन किया था कि टेराफॉर्म में हमें कुछ भी करना है तो हम कहाँ जाएंगे? टेराफॉर्म की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है ना? सो टेराफॉर्म रजिस्ट्री पे हम लोग गए. यहाँ से कुछ भी हमें उठाना हो, फिर हम अपने प्रोवाइडर्स पे गए, फिर एज्योर पे जाते हैं और डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको सारे रिसोर्स दिखाई देंगे, है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो हमें क्या ओपन करना है आज? सिक्योरिटी सेंटर. तो हमने सिक्योरिटी सेंटर उठाया. सबसे पहला काम सिक्योरिटी सेंटर में क्या होता है कि हमें स्टैंडर्ड टायर लेना है. तो स्टैंडर्ड टायर के लिए कौन सी एपीआई है? सबसे प्राइसिंग की कोई एपीआई होगी, है ना? तो वेयर इज प्राइसिंग 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 प्रोविजनिंग. ओके, दिस वन है ना. तो ये प्राइसिंग की एपीआई है. तो इसमें क्या करना है? अगर आप देखोगे रिसोर्स, देन रिसोर्स टाइप कौन सा? एज्योर सिक्योरिटी सेंटर सब्सक्रिप्शन प्राइसिंग. हमारे पास या तो फ्री टायर है या फिर स्टैंडर्ड टायर है और फिर इसका एक लोकल नेम देना है. देन टायर अभी हम कौन सा देने वाले? स्टैंडर्ड, क्योंकि फ्री तो ऑलरेडी है हमारे पास. एंड देन रिसोर्स टाइप इज योर. अब रिसोर्स टाइप कौन सा सिलेक्ट करना है? रिसोर्स टाइप आपके पास बहुत सारे हैं, जैसे हमने अभी स्टैंडर्ड टाइप में डिस्कशन किया था ना. ऐप सर्विस के लिए आप अनेबल कर सकते हो, कंटेनर रजिस्ट्री के लिए, की वोल्ट के लिए, कुबरनेटिस सर्विस, जो भी आपको जिसके लिए भी अनेबल करना है. से कि हम अभी करने वाले केवल वर्चुअल मशीन्स के लिए, करेक्ट? देन इसमें ऑप्शंस भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि रिसोर्स टाइप में आप क्या क्या डाल सकते हो. बाय डिफॉल्ट ये वर्चुअल मशीन्स के लिए देगा. ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं करोगे तो ये केवल वर्चुअल मशीन्स के लिए उठाएगा. टायर इज रिक्वायर्ड, है ना? स्टैंडर्ड अगर आप फ्री करोगे तो फ्री वाला रहेगा, स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड. अगर आपको चेंज करना है कल को तो वो फ्री लिखोगे तो ये फ्री वाला ऑप्शन में चेंज हो जाएगा. सो दैट इज द वन थिंग. तो हम इसको अगर कॉपी और यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये सेम चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ना. रिसोर्स एज्योर सिक्योरिटी सेंटर सब्सक्रिप्शन, इसका मैंने लोकल नाम दे दिया प्राइसिंग, ठीक है? टायर मेरा स्टैंडर्ड और मैं यहाँ से इसका नाम उठा लेता हूँ, कौन सा? वर्चुअल मशीन्स. वर्चुअल मशीन्स. और मैं ये क्या काम करता हूँ बाकी, सॉरी यार, अभी मैं केवल आपको ये करके देख लेते हैं, बाकी फिर बाद में करते हैं हम लोग. मैं इसको कमेंट कर देता हूँ बाकी, हो ना? ठीक है.
तो ये एक फाइल है जिसमें हम केवल अभी क्या करने वाले, प्राइसिंग जो हमने सबसे पहला वाला फीचर है उसको अनेबल करते हैं। तो मैं इसको सेव एज करता हूँ। हाँ, विजय टेराफॉर्म क्लास यहीं पे था ना अपना, ठीक है। इसको मैं नाम देता हूँ V3 और सिक्योरिटी सेंटर PF, ठीक है, ये मैंने दे दिया। अगर आप यहाँ पे अब आओगे, सेम ही फोल्डर में कल वाले चेंज हुआ नहीं है। तो सबसे पहले क्या देखना है, एज्योर अकाउंट लिस्ट कि आपका एज्योर अकाउंट है कि नहीं है। तो वो मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है ना। सो व्हाट एल्स वी विल डू, टेराफॉर्म इनिट, है ना। सबसे पहले ये कमांड रन करेंगे तो वो रीयूज करेगा वो जो हमारा लॉग फाइल है उसके बेस्ड पे जो हमने कल डिस्कशन किया था। अगर नहीं होती तो वो री इंस्टॉल करता, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वर्जन इज टेराफॉर्म वैलिडेट, है ना। ये अपन वैलिडेट करते हैं, सिंटेक्स में कोई दिक्कत है कि नहीं है। तो देखो अभी तो कुछ वैसे भी नहीं हुआ होगा। अभी हमारे पास कौन सा ये फीचर है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। पहले इसको डिसेबल पे किया हुआ है ना हमने। यहाँ पे ऑप्शन तो आ रहा है बट ये अभी चेंज नहीं हुआ। सो लेट अस वेट फॉर फ्यू मिनट्स, या मैं इसको लॉग आउट करके लॉग इन करता हूँ, वो देख लेते हैं। रिफ्रेश नहीं हुआ। सो व्हाट विल हैपन एक्चुअली कि यहाँ पे आपको केवल ये गेटिंग स्टार्टेड दिखाएगा, है ना। बाकी कोई ऑप्शंस नहीं दिखाएगा। हालांकि आई डोंट नो मेरे में अभी क्यों दिखा रहा है कि या तो डिसेबल हुआ नहीं अच्छे से, या ये अभी और टाइम लेगा। लेट मी अनेबल एंड देन लेट मी डिसेबल। सेव करता हूँ। लेट्स सी। Okay, anyhow, still it is same, but doesn't matter, na. 0 out of 10 plants are still there, but let's ignore that. But disable नहीं हो रहा, छोड़ो। Okay. So let's begin that in the meanwhile, otherwise फिर वो होगा नहीं। So what we will do now, say like ये this is still in the disabled mode. ये disabled नहीं हो रहा, ये शायद बार बार enable करने से ये enabled हो गया। Yeah, it will take some time to get it into the disabled mode. तो what we will do कि ये free tire है उसको हमें standard tire करना है in the same settings। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड टायर करेंगे और इसका ये फर्स्ट वाला फीचर अनेबल करेंगे केवल, है ना, वर्चुअल मशीन्स वाला। सर्वर इज नोन एज विद द नेम ऑफ वर्चुअल मशीन्स, करेक्ट। तो आई हैव क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम
वर्जनिंग हमारी ऑलरेडी है, इसमें हमारी वर्जनिंग है, तो यहाँ से वो हम जो प्रोवाइडर है उसकी डिटेल्स कॉपी कर लेंगे या उठा लेंगे वहां से, और हमें सिक्योरिटी सेंटर दूसरा अनेबल करना है प्राइसिंग स्टैंडर्ड टायर वर्चुअल मशीन्स के लिए, ठीक है। तो इनिट हमने चला दी, वैलिडेट हमने चला दी, टेराफॉर्म प्लान वी विल रन। हाँ, ओके। हाँ, तो यहाँ पे हमने टेराफॉर्म क्या किया, प्लान किया है ना। तो टेराफॉर्म प्लान किया तो इसने बता दिया कि रिसोर्स ग्रुप तो कोई चेंज नहीं होने वाला, इट इज सेम, है ना, क्योंकि ऑलरेडी रिसोर्स ग्रुप है हमारे पास इसी नाम से, तो कल क्रिएट हो गया था। what will add this one, this particular thing will be added, है ना, plus create and then what is this pricing में id हमेशा बाद में आएगी, resource type virtual machine type standard, तो एक हमारी चीज ऐड होने वाली है। now what I will do, terraform apply, बट terraform अप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास ऑप्शन, वो yes वाला ऑप्शन बार बार पूछेगा। तो what I will do, instead of putting yes I will make it auto approve, क्योंकि अपने आप से वो कॉन्फ़िगर कर दे, yes वाला ऑप्शन ना आए, है ना। So it will directly apply the configuration in the Azure environment. Okay, now this is added, huh? So once we will come back on our setting and then if we will refresh, so what will happen कि वो वाला setting change हो गया होगा। See, this is enabled, correct? Correct, sir. Okay. So this one is clear, right? कि ये इसको और ऐसे ही बाकी के फीचर्स के लिए कर लेंगे, बट बाकी के फीचर्स के लिए करेंगे तो कैसे होगा, दैट वी विल अगेन डिस्कस, बिकॉज यहीं पे हमने एक चीज और सीखनी है जिसको हम बोलते हैं लोकल वेरिएबल्स, है ना। तो इसको हम सीखेंगे, बट इससे पहले जो बाकी के इजी इजी स्टफ है वो हम कर लेते हैं, थोड़ा सा टफ हम लास्ट में करेंगे। तो सेकंड ऑप्शन क्या था हमारा, ऑटो प्रोविजनिंग। ऑटो प्रोविजनिंग मतलब हम ये चाहते हैं कि जब भी हमारी कोई मशीन स्टार्ट हो तो बाय डिफॉल्ट लॉग एनालिटिक्स एजेंट जो वहाँ पे इंस्टॉल हो जाए, और ये ईमेल में आई डोंट नो व्हाई दिस इन डिटेल्स आर स्टिल अवेलेबल हियर, और ये डिटेल्स अपडेट हो जाए, है ना। अभी ये कोई डिटेल्स नहीं है इसके अंदर, और इंटीग्रेशन में ये इंटीग्रेशंस भी हमारा केवल जो माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट एनेबल हो, करेक्ट है। तो अभी हम क्या करेंगे, ईमेल नोटिफिकेशन में हमारी आईडी कॉन्फ़िगर हो, और हमारा लॉग एनालिटिक्स बाय डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर हो जाए, और इंटीग्रेशन में मेरा ये माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट केवल कॉन्फ़िगर हो। दैट्स द रिक्वायरमेंट आई विल से, that is one of the requirement. So let me first, by the way, you can make it disable or enable, your choice, but thing is why it is not went in the disabled mode. Let's ignore, no worry. Cool. So let us go to our code again. This one is created, right? Now for the notification, right? That email thing, as I said, कि अगर हमें वो configure करना है तो next thing what we have to do, we have to call out this particular resource. Which one? Security Center contacts, है ना? So the resource name is Azure RM Security Center contact, and again all these things are available here. मैंने कुछ अलग से नहीं पिकअप किया है, Azure Security Center contacts, है ना। तो इसमें आप अपडेट कर दोगे। यहाँ पे क्या है ऑप्शंस में कि Azure Security Center contact ईमेल जो आपको डालें, सो दिस इज माय ईमेल आईडी एंड दिस इज माय फोन नंबर, अलर्ट नोटिफिकेशन ट्रू, कि मेरे को अलर्ट्स आए और अलर्ट्स टू एडमिन आए, है ना। यहाँ पे ऑप्शन है एडमिन वाला, तो एडमिन्स मतलब ओनर्स को एक्सेस आए, है ना, और हाई अलर्ट्स। ओके, सो दिस इज what I am doing here now. So this is the one thing, this is configured, correct. In the same way
हमने क्या करना है, जो ऑटो प्रोविजनिंग है, थर्ड ऑप्शन, दिस इज आवर ऑटो प्रोविजनिंग, ठीक है। इसमें ये लॉग एनालिटिक्स एजेंट बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाए, तो इसके लिए क्या हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, ऑटो प्रोविजनिंग के नाम से, और मैंने इसको लोकल नेम, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है, ये आप कुछ भी रख सकते हो ऑटो प्रोविजनिंग। मैंने इसको क्या रखा, ऑटो प्रोविजन ऑन। आप इसको ऑफ रख सकते हो अगर आपको ऑफ करना है, बट मैंने मेक इट, आई जस्ट मेड इट ऑन, ठीक। एंड नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पास फोर्थ हमने क्या डिस्कशन किया था, इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन में दो ऑप्शन थे, मेरे को कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड एंड पॉइंट ओनली। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, तो दोनों ऑप्शन है, वन इज फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर ऐप सर्विसेज एंड माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर एंड पॉइंट, दोनों ऑप्शन इस तरह से डाला जाता है। तो सिक्योरिटी सेंटर सेटिंग के नाम से वो रिसोर्स अवेलेबल है, और एक एमकैस है और एक WDPATP है। तो मेरे को एमकैस को तो मेरे को फॉल्स ही रखना है, अनेबल्ड नहीं करना, जबकि इसको मेरे को ऑन करना है, तो आई विल मेक इट इंस्टेड ऑफ ट्रू। ऑन, है ना। ऑन आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू, तो आई विल मेक इट ट्रू, मेक सेंस। और इसको करने से मेरे ये वाली कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई, करेक्ट है ना, जो जो हमने वहां पे डिस्कशन किया है। सो व्हाट आई विल डू नाउ, I'll do nothing, but what I will do, I will go here, Terraform init, Terraform validate, Terraform man. And then Terraform apply, अप्रूव। आप देख रहे हो इसके अंदर क्या क्या रिसोर्स क्रिएट करेंगे, एक तो ऑटो प्रिविजन ऑन होगा, ये अलर्ट की नोटिफिकेशन सेंड होगी, और एमकैस हमारा फॉल्स ही रहेगा क्योंकि हमने वो ऐप सर्विसेज के लिए करना नहीं, बाकी ये हमारा जो एंड पॉइंट है इसके लिए ट्रू हो जाएगा। तो 4 रिसोर्स हमारे ऐड होने वाले हैं। Let us wait for 1 more minute, and this is creating, you know, in 1 second, 2 seconds, whatever the time it is taking, and then it is done. So now let's go back and then refresh our APIs, and now I will click here and let's check whatever we said कि वो हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले ऑटो प्रोविजनिंग, है ना, सो ऑटो प्रोविजनिंग अनेबल्ड हो गया, करेक्ट, डिसेबल्ड था, ये हमने चाहा था, राइट। दिस वन इज द वन थिंग। द सेकंड वन इज ईमेल नोटिफिकेशन, मैंने कहा था मेरे ईमेल आईडी पे जाए हाई अलर्ट्स, वो भी कॉन्फ़िगर हो गया, करेक्ट। थर्ड हमने कहा था केवल जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो वाला सेलेक्ट हो इंस्टेड ऑफ फर्स्ट वाला, दिस इज आल्सो डन। और हमने वो डिफेंडर प्लान तो ऑन कर ही दिया था। सो इज दैट मेक सेंस टू एवरीवन नाउ, क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी। यस। Yes, sir. So now what you have to do, see like कि this code is available, है ना, this particular code is available, Terraform आप लोगों के पास already है। I'll share this particular code with all of you, and now you run this particular code in your environment using the Terraform file में, and then enable it next 5 minutes। करोगे ऐसा होगा? ये जो आपने फाइल अभी बनाई थी, आपने सेम फाइल में चेंजेस किए थे, तो पहले क्या चेंजेस नहीं उसमें स्टार और वो लगाया था कि उसने बाकी की कमांड्स नहीं ली, केवल अपना उसका ही लिया क्या? दैट्स ए वैलिड पॉइंट रुद्र। तो क्या होता है कि ये जो मैं कल नहीं बताया कि अगर किसी भी लाइन को आपको कमेंट करना है, कमेंट मतलब वो टेराफॉर्म के लिए जस्ट कमेंट है ना, दिस इज नॉट मेकिंग एनी लॉजिक, तो आप उसके आगे हैश डाल दो ये वाला। अगर आपको पूरा पैराग्राफ करना है तो आप क्या करोगे, ये फॉरवर्ड स्लैश
एंड देन स्टार, और फिर अगर आपको सॉरी दिस That is स्टार, same is an in Linux. हाँ हाँ लिनक्स में भी सेम है भाई। ये इसको यहाँ से आप यहाँ से शुरू किया और यहाँ से बंद कर दिया तो अब ये कमेंट हो गया, मतलब ये वाली चीजें वहाँ पे अनेबल नहीं होंगी, तो हटाओगे तो वो अनेबल हो गया। ठीक है, अगर आपको कोई लाइन लिखनी है कि ताकि जैसे मेरे को याद रहे कि मेरे को ये कहाँ पे चेक करना है, तो मैंने यहाँ पे लाइन लिखी हुई है ना, तो आप इसको मैंने उसको कमेंट कर दिया, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, टेराफॉर्म के लिए जस्ट एक कमेंट है। ओके, सो व्हाट आई वांट, मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ अभी, आप सारे के सारे अभी अपने एनवायरनमेंट में अनेबल करके मुझे बताओ ना। I have pasted that comment in the chat box. So it's 9:16. You will hardly take 5 minutes and let's make it at 10 minutes. 10 मिनट से ज्यादा का तो काम है ही नहीं, तो आपको सिर्फ एक कॉपी करना है अपने नोटपैड में या कहीं पे भी, फाइल सेव एज करना है टेराफॉर्म के नाम से और जस्ट रन इट इन दैट पर्टिकुलर फोल्डर और जस्ट चेक द कॉन्फ़िगरेशंस एंड देन वंस इट इज डन देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्टेप। कूल। यस, वी से यस और नो। Yes, sir. ओके So let's meet. I mean, like it's 9:17. 9:25 is still fine, है ना? Let's see who will do first, and then 9:25 I'll assume कि सारे के सारे लोग करके रेडी रखेंगे। भाई हो गया। हेलो ठीक है कुलदीप, बाकी सब लोग कर रहे हैं ना? हो गया भाई। यार सब्सक्रिप्शन ही खत्म हो गया मेरा तो। और किसी को कुछ इशू आ रहा है ना, एक बार स्क्रीन शेयर करके बता देना।
हेलो योगेश। हाँ ईश्वर, जब मैं टेराफॉर्म इनिट डाल रहा हूँ ना, तो वो उसको वो बता रहा है इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटरनल एक्सटर्नल कमांड। टेराफॉर्म इंस्टॉल किया? हाँ टेराफॉर्म इंस्टॉल है। उससे मतलब फर्स्ट टाइम ही चला रहा है ना अभी, या कल ट्राई किया था? नहीं, मैं सुबह ट्राई कर रहा था, सुबह भी वो इनिट ये कमांड नहीं ले रहा था। वैसे सीडी करके टेरा उसमें आ रहा हूँ मैं, फोल्डर में जहाँ पे फाइल सेव कर रहा हूँ ना मैं, उससे विजुअल स्टूडियो से। एक बार टेराफॉर्म का वर्जन चेक कर, टेराफॉर्म इंस्टॉल है या पाथ नहीं दिया होगा, पाथ। हाँ, या फिर पाथ में कि जहाँ पे फाइल रखी है ना उस पाथ नहीं, में पाथ दे जाके दिया, पाथ वो ले रहा है, पाथ ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जहाँ पे फाइल रखी है वो भी ले लिया, सीडी स्पेस, और फिर वो पाथ डाला तो उसमें भी आ गया, उसमें और आ गया। टेराफॉर्म का वर्जन वेरीफाई करना। टेराफॉर्म का वर्जन लेटेस्ट है, वही 1 पॉइंट वो करके है, मैंने वो डाला हुआ ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू। हाँ, मतलब दिखा रहा है जब टेराफॉर्म वर्जन करते हैं। हाँ हाँ। एक बार स्क्रीन शेयर करना। एक सेकंड। स्क्रीन शेयर आगे स्क्रीन मेरी आपको। आगे स्क्रीन। हाँ, एक मिनट, ये देखो, ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया था पहले, ये किया था सीडी टेराफॉर्म का पाथ दिया इसको, है ना। पहले अश्विनी में था, तो ये आ गया टेराफॉर्म में। फिर ये मैंने इसको जहाँ पे वो रखा हुआ ना फाइल थी, यहाँ पे थी, ये थी, मैंने फाइल यहाँ पे रख रखी है, ये वाली फाइल यहाँ पे है। तो मैंने इसको ये पा दिया टेराफॉर्म बिन्स का। तो यहाँ पे डाला टेराफॉर्म बिन्स, ये आ गया टेराफॉर्म बिन्स में। उसके बाद मैंने क्या किया, जो मेरी फाइल मैंने सेव की थी, वो फाइल सेव किया मैंने यहीं पे टेरा वर्जन में, टेरा वर्जन के अंदर ही है। उसके बाद मैंने इसको वो ईश्वर, दिया। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, टेराफॉर्म हाइफन वर्जन चलाओ यहाँ पे। टेराफॉर्म हाइफन 2 बार आगे ही आएगा क्या? सिंगल हाइफन लेगा अपने यहाँ पे। सिंगल ले हाइफन लेगा। डबल ले हाँ, ले, ये पास डबल नहीं लेगा, दे डबल। रखा अपने। अरे सिंगल ले लेता है अपने। इन्वायरमेंट में स्टार्ट जाके पाथ दे दे भाई, इन्वायरमेंट में जाके पाथ विंडोज दे दे। बटन दबाओ, विंडोज बटन दबा के एनवायरनमेंट डालो यहाँ। हाँ, ये अकाउंट वाला खोलो। ये वाला ना। हाँ, हम्म। यहाँ पे इस पे जाओ, न्यू पे। 1 मिनट रुकना, यहाँ पे पाथ नहीं दिया हुआ ना। पाथ हाँ, पे नहीं डबल दिया हुआ। क्लिक कर लो ना, पाथ पे डबल क्लिक कर एक बार। यहाँ पे न्यू में जाके और टेराफॉर्म का जो पाथ है वो सेव करना पड़ेगा। फोल्डर ओपन कर अपना। हाँ, ये वाला पाथ। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके। हाँ हाँ हाँ, न्यू करके सेव कर दो। ओके कॉपी कर दो ओके, इसको, बस। कर अब दिया। चला, अब वर्जन शो करेगा। अभी भी नहीं ले रहा है तो। तो मुझे भी सेम यही इशू आ रहा था, फिर ये मैंने तो सब टेराफॉर्म इंस्टॉल ही कर दिया। स्पेस डबल हाइफन लगेगा सर। डबल आइकन लगा, मेरे डबल पास भी यही इशू था, मैंने कर दिया टेराफॉर्म लगाइए स्पेस डबल डबल हाइफन वर्जन। शायद तो कमांड नहीं यार वो। अरे सिंगल से आ जाता है। EXE फाइल कहाँ है ईश्वर? EXE फाइल कहाँ पे है? यही तो है। मैं तो कहूंगा CMD एक बार बंद करके दोबारा स्टार्ट करते आ जाएगा। मे भी हो सकता है, क्योंकि बात तो सही दिया है उसने। एक भी लॉगिन नहीं भाई। टेराफॉर्म वर्जन देखो पहले। वर्जन देखो। ठीक है। कंट्रोल C कर दो। नहीं यार। तो ईश्वर जी, CMD पे एक बार वर्जन देख लो पहले। हो, कंट्रोल C कर दो यहाँ पे। किसका स्क्रीन? अब कर। टेराफॉर्म हाइफन वर्जन दोबारा चलाना। ले लिया। अब आ गया, आगे ले लिया उसने।
आएगा इनिशियलाइज, मतलब टेराफॉर्म इंस्टॉल है इसमें और पाथ भी डिफाइन है। अभी वहीं पे जाता हूँ ना। हो गया बस, अब कुछ नहीं करना है, टेराफॉर्म हो गया। अच्छा 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 ठीक है। अब अपना वो स्क्रिप्ट चला लो। अब उस ठीक है पाथ ठीक पे जाके वो स्क्रिप्ट चलानी पड़ेगी ना, यहीं पे सीडी पाथ करके। और पहले वाली जो स्क्रिप्ट थी ना एज्योर आरएम, हाँ ठीक है डाली तो भी तुम्हें। ये क्या कर, अच्छा ठीक है। चलो ठीक है, अब कर लेना। बाकी लोगों का हो गया? हाँ जी भाई हो गया। बाकी 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 सबका हो गया? हाँ हो गया। जी हो सर। गया रुद्रा, गुड। तो अगर नहीं हुआ है तो आप जिसका हो गया आप उससे हेल्प ले लो, है ना, आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करो तो हो जाएगा। तो देखो अभी हमने क्या किया, ये हमने किया है ना कि वर्चुअल मशीन बनाया, ये सारी चीजें चेंज कर ली। ये आप एम कैस के लिए भी कर सकते हो, WMD ATP के लिए भी कर सकते हो। इतना आपको क्लियर हो गया। पॉइंट क्या है कि एक हमारा ऐसी सेटिंग है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, है ना, जिसमें डिफेंडर में अगर आप देखोगे तो हमारे बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि वर्चुअल मशीन्स भी है, ऐप सर्विसेज भी है, या फिर कंटेनर भी है, DNS भी है, रिसोर्स ग्रुप भी है, ब्ला ब्ला ब्ला। करेक्ट। सो व्हाट यू विल डू, अगर मान लो मेरे को 4 सर्विसेज के लिए इसको अनेबल करना है, प्राइसिंग, इसमें प्राइसिंग, अरे दिस इज नॉट दिस वन ना, प्राइसिंग दिस वन। अगर मेरे को ये वर्चुअल मशीन के अलावा और 4 सर्विसेज के लिए अनेबल करना है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आप लोगों को, तो मेरे को ये स्टोरेज के लिए भी करना है और ऐप सर्विसेज के लिए भी करना है। तो कैसे करोगे आप क्या करोगे, आपने जैसे यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप बनाया, मतलब एक रिसोर्स टाइप, क्योंकि रिसोर्स ये तो एपीआई तो सेम ही रहेगी, तो यहाँ पे जो लोकल वेरिएबल है ये आप चेंज कर लोगे, राइट। यहाँ पे क्योंकि ये इसका नाम हो गया वर्चुअल मशीन के लिए इसका नाम, और ये इसके लिए हो गया, तो इसको आप चाहो तो 1 कर दोगे, है ना। फिर आप इसकी जगह यहाँ पे वर्चुअल मशीन की जगह क्या डाल दोगे, जो भी है, मान लो ऐप सर्विसेज है, ऐप सर्विसेज किया, ये डाल दिया। फिर अगर मान लो एक और करना है तो फिर आप एक और पिकअप करोगे, प्राइसिंग 3 करोगे, 4 करोगे, 5 करोगे, ऐसे आप करते रहोगे, बट दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ डूइंग इट, है ना। सो व्हाट यू विल डू, इसके लिए दिस इज द नेक्स्ट थिंग दैट यू हैव टू लर्न टुडे। देयर इज वन ब्लॉक अगेन कॉल्ड एज लोकल ब्लॉक और लोकल वेरिएबल। व्हाट दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज लोकल ब्लॉक और लोकल वेरिएबल। तो उसकी ब्यूटी इसी चीज में हमारे पास आएगी। तो हम कैसे करेंगे, तो देखो जो लोकल ब्लॉक्स में कैसे होता है, उसका स्टार्टिंग कहाँ से होगी, लोकल से होगी। तो अगर मैं यहाँ पे दिस वन, हाँ, so this one is my this thing, let me start it from here ना। लोकल्स में क्या होता है, लोकल से शुरू किया, ये लोकल्स आ गया मेरा, शुरू और खत्म हो गया लोकल्स, हाँ, स्टार्ट होगा लोकल से, ऐसा आएगा उसमें, और हम बाद में कॉल आउट करेंगे लोकल से। तो लोकल से शुरू किया और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी वेरिएबल्स दे देंगे कि जैसे हमारे पास 5 ऑप्शन है, ये 6 ऑप्शंस, और इसका एक नाम दे देंगे। तो मैंने इसको नाम दे दिया जैसे सिक्योरिटी सेंटर रिसोर्स टाइप लिस्ट, खाली एक ये नाम है ताकि रिमेम्बर करने के लिए। तो आप यहाँ पे दे दोगे कि रिसोर्स टाइप लिस्ट विजय, है ना, यहाँ पे दे दिया। और फिर यहाँ पे आप सारे के सारे वो कॉल आउट कर लोगे, है ना। तो यहाँ पे आप बाकी के जो रिसोर्सेज हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये कॉल किया दिस वन, तो यहाँ पे मैंने वर्चुअल मशीन इज इक्वल टू वर्चुअल मशीन है, इसको नाम दे दे। सो ये लोकल्स वेरिएबल में क्या होगा, इसकी की वैल्यू पेयर होगा। तो ये की और ये इसका वैल्यू, ये की ये इसका वैल्यू, आप इसकी जगह आप कुछ भी नाम दे सकते हो। एक्चुअल वैल्यू हमें ये वाली उठानी है ना, या फिर आप ये वाली भी उठा सकते हो। इसमें बेनिफिट्स दोनों है, आप ये वाली उठाना चाहते हो तो दोनों जगह सेम नाम होगा। ये वाली उठा लो तो ये वाला नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए जैसे वहां पे अवेलेबल है, यहाँ पे जैसे अवेलेबल ये वाला नाम है ना, कंटेनर रजिस्ट्री सी कैप्स में, आर कैप्स में, ऐसे। तो यहाँ पे कंटेनर सी कैप्स में, आर कैप्स में,
और फिर यहाँ पे मैंने एक ही नाम दिया, तो यहाँ पे सी और आर कोई से उठा सकते हो, बट यहाँ पे वर्चुअल मशीन मैंने वी स्मॉल रखा है, एम स्मॉल रखा है, खाली मैंने नाम दे दिया, खाली रेफरेंस देने के लिए कि वर्चुअल मशीन इज इक्वल टू वर्चुअल मशीन है। या मैं यहाँ पे ये भी कर सकता हूँ कि ऑप्शन 1 इज इक्वल टू वर्चुअल मशीन, है ना, ऑप्शन 2 इज इक्वल टू कीवर्ड्स, ऑप्शन 3 इज इक्वल टू कंटेनर रजिस्ट्री, ऑप्शन 4 इज इक्वल टू कुबरनेटिस सर्विसेज, ऑप्शन 5 इज इक्वल टू सीक्वल सर्वर एंड सो ऑन। तो मेरा की क्या हो गया, ऑप्शन 1, उसकी वैल्यू क्या है, वर्चुअल मशीन्स। ऑप्शन की क्या है मेरा सेकंड केस में, की वोल्ट, उसकी वैल्यू क्या है, की वोल्ट्स। मेक सेंस? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज नथिंग बट जस्ट अ रेफरेंस, है ना, कि मेरे को इतने सारे नाम वहां पे देने थे, इसकी जगह मैंने एक लोकल नाम दे दिया उनका। क्या दे दिया मैंने उनको, एक लोकल नेम दे दिया। तो यहाँ पे मैंने लोकल्स में उनको डिफाइन किया, अपना लोकल के लिए मैंने एक लिस्ट बना लिया, कुछ भी एक नाम बना लिया कि भाई इन सब चीजों के लिए मेरा नाम क्या है, लोकल की इस वाली फाइल में पड़े हुए हैं सारे नाम। करेक्ट है। अब मेरे को क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक ऑपरेटर होता है। अब मेरे को इसको यहाँ पे कॉल आउट करना है, इस पर्टिकुलर चीज को यहाँ पे यूज करना है, ये जितने भी नाम है यहाँ पे यूज करना है। तो कैसे यूज करूंगा मैं, तो एक ऑपरेटर होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे कंट्रोल ऑप्शंस में 5 ऑपरेटर्स होंगे आपके पास, है ना, काउंट, डिपेंड्स ऑन, फॉर ईच एंड आईडी एंड प्रोवाइडर। तो इसमें से 5 में से मैं एक यूज करता हूँ, फॉर ईच, है ना। फॉर ईच का मतलब फॉर ईच इसके अंदर जो वैल्यू होगी उसको लेके उसकी वैल्यू को यहाँ पे ड्राइव कर दे। फॉर ईच यहाँ की जो वैल्यूज हैं, यहाँ की जो वैल्यूज है, ये वाली जो सॉरी, ये वाली जो वैल्यूज हैं उसको हम यहाँ पे ड्राइव कर लेते हैं, बस इतना सा। कैसे, देखो मैं कुछ सिंटेक्स एरर नहीं करता, तो यहाँ पे ये हमने उठाया फॉर ईच, और ये कहाँ पे हमारी लोकल्स में है ना, तो किसी भी चीज को कॉल आउट करने के लिए हमें उसको रेफरेंस देना पड़ता है। तो फॉर ईच लोकल डॉट और उसकी लिस्ट का नाम ये वाला, कि हर एक वैल्यू जो इसके अंदर है लोकल्स में है, सो लोकल्स की जगह अब यहाँ पे लोकल आएगा। जब हम उस वेरिएबल को कॉल करते हैं तो उसका नाम चेंज होकर लोकल हो जाता है ना, कॉल करने के लिए। लोकल्स मतलब बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। तो फॉर ईच वैल्यूज इन लोकल हमारे पास ये वाली वैल्यू बार बार क्रिएट होते रहे, बट किसके लिए, अब यहाँ पे रिसोर्स टाइप है। तो अगर आप यहाँ पे रिसोर्स टाइप में वैल्यू चेंज हो रही है ना, आप रिसोर्स टाइप वर्चुअल मशीन या फिर आप ऐप सर्विसेज या कीवर्ड्स या कंटेनर रजिस्ट्री या कुबरनेटिव्स या सीक्वल सर्वर या ये देना चाहते थे, बाकी सारी वैल्यूज तो सेम ही थी, टायर भी सेम था, यहाँ पे भी सेम था, है ना। तो आप यहाँ पे चेंज कर दोगे। आप क्या चाहते हो कि आप वो बार बार जो क्रिएट कर रहे थे ना रिसोर्स टाइप ये वाला, उसकी जगह आप क्या कर रहे हो कि भाई ये जो वैल्यूज है केवल इस इसके लिए क्रिएट किया जाए। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ईच डॉट वैल्यू, ईच डॉट वैल्यू, ठीक है। ईच डॉट वैल्यू क्यों, क्योंकि मैंने बोला था ये वाला की है और ये क्या हमारी वैल्यू है, ये क्या है की और ये क्या है वैल्यू। अगर मैं यहाँ पे ईच डॉट की भी डाल सकता हूँ, ईच डॉट की, बट अब इसमें क्या होगा, कौन सी वैल्यू वैल्यू उठाएगा, पहले वाली। तो ईच डॉट वैल्यू मतलब पहले, सबसे पहले ये इस वाली वर्चुअल मशीन ऐप सर्विसेज की वोल्ट जो जो अनटैग्ड है, बाकी तो मैंने टैग किए हुए हैं ना। तो अनटैग कौन कौन से, वर्चुअल मशीन और की वोल्ट। लेट मी मेक इट वन मोर अनटैग, है ना, तो मैं कंटेनर रजिस्टर को भी अनटैग कर देता हूँ ये वाला। तो यानी कि 3 सर्विसेज के लिए मेरे को डिफेंडर प्लान अनेबल करना है, बाकी मैंने टैग कर दिया। तो 3 सर्विसेज के लिए अनेबल करना है, तो अभी मेरी कौन सी वैल्यू उठाएगा, वर्चुअल मशीन, जबकि वर्चुअल मशीन मेरा सही से रिसोर्स टाइप नहीं है। एक्चुअल में मेरा कौन सा सही रिसोर्स है, ये वाला नाम, है ना। तो मैं क्या करूंगा, ईच डॉट वैल्यू, ईच डॉट वैल्यू वुड बी माय रिसोर्स टाइप। तो क्या करेगा ये फंक्शंस, मतलब ये पर्टिकुलर पैराग्राफ क्या करेगा, तो ये पर्टिकुलर ये वाला पैराग्राफ इन तीनों वैल्यू के लिए क्रिएट करेगा। प्राइसिंग वाला ये प्रोग्राम पहले रन करेगा स्टैंडर्ड, किसके लिए, वर्चुअल मशीन्स के लिए, फिर स्टैंडर्ड रन करेगा कीवर्ड्स के लिए, फिर स्टैंडर्ड रन करेगा कंटेनर रजिस्ट्री के लिए। ठीक है, आपको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? हाँ जी। वर्चुअल मशीन के लिए तो कर चुके हैं, तो यहाँ पे ये वर्चुअल मशीन वाला नहीं आया, क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, वर्चुअल मशीन वाला आप हटा सकते हो जब आपने कर ही दिया तो,
बट अगर मान लो क्रिएट कर रहा है तो वो यही देखेगा ना कि ऑलरेडी क्रिएटेड है। अगर आप इसको अनटैग कर दोगे तो वो दोबारा से डिलीट भी कर सकता है, डिलीट कर ही देगा। आप चाहते नहीं ना एक तरह से कि उसके लिए फिर वो हो। अगर मान लो ऑलरेडी क्रिएटेड है तो आपको यही तो बताएगा इसके लिए ऑलरेडी क्रिएटेड है रुद्र। रुद्र समझे कि नहीं समझे? तो कहाँ पे हमने भाई ओके कहाँ पे थे हम लोग? ये वाली फाइल थी ना हमारी, हाँ ठीक है। तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, एक लोकल्स। तो ये हमारा चौथा एक लर्निंग है कि हम एक लोकल्स क्रिएट करते हैं। लोकल्स मतलब लोकल वैल्यूज, जहाँ पे हमारी बहुत सारी वैल्यूज हो। तो ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे जब हम एनएसजी बनाएंगे ना, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स बनाएंगे और उसके अंदर रूल्स बनाएंगे। तो अब जब रूल्स बनाएंगे तो बहुत सारे रूल्स होंगे, तो हम ये नहीं चाहेंगे ना बार बार यही सारी चीजें कॉल आउट करें, तो हम उसके लिए भी लोकल्स यूज करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी जगह लोकल्स बनाएंगे। तो जब जब चाहे, तो जैसे हमने लोकल्स इसके लिए बनाया, ऐसे ही मैं चाहूँ तो लोकल्स ये जो दो वैल्यूज हैं हमने यहाँ पे दी है ना, एमकैस और WDATP सिक्योरिटी सेटिंग्स में जो हमने कहा था दो फीचर्स एनेबल करना है, यहाँ पे दोनों थे तो मैंने दोनों बार दे दी। यहाँ पे भी चाहे तो हम दोनों लोकल्स वेरिएबल बना सकते हैं, करेक्ट है। और उसके अंदर दोनों वैल्यू डाल सकते हैं। कैसे कि अगर मान लो यहाँ पे आप बनाओ लोकल्स और उसके अंदर कुछ भी नाम दे दो कि सिक्योरिटी सेटिंग लिस्ट है ना, और फिर इसके अंदर आप क्या दे दो कि वैल्यूज, जैसे कि ऑप्शन 1 इज इक्वल टू 1 सेकंड, वन सेकंड। Okay, sorry. Okay, I'm back now. Okay. So what I was saying कि हाँ, जैसे ऑप्शन 1 में मैं ऑप्शन 1 इज इक्वल टू मैंने हम लोगों ने जैसे दे दिया कैश CS, और फिर ऑप्शन 2 में हमने दे दिया WDATP, और फिर इस पर्टिकुलर वैल्यू को हम कहाँ कॉल आउट कर लेंगे, यहीं पे है ना। तो दिस इज जस्ट अ लोकल नेम, इसकी जगह हम यहाँ पे कर देंगे फॉर ईच, और हम क्या करेंगे इस वाली वैल्यू को लोकल डॉट सिक्योरिटी सेटिंग लिस्ट, इसको हम यहाँ पे कॉल आउट कर ले है ना। और यहाँ पे क्या कर देंगे सेटिंग नेम के अंदर कि कौन सी सेटिंग के लिए करना है हमें, लोग सॉरी ईच डॉट क्या है हमारी वैल्यू के अंदर वो वैल्यू है ना, इस डॉट वैल्यू के लिए इसको फॉल्स कर देते हैं, और हम इसको अभी कमेंट कर देते हैं। ठीक है,
तो हमने दो देखे लोकल वेरिएबल बनाए थे। लोकल वैल्यू का मतलब समझ में आया ना आप लोगों को? क्या होता है कि जहां पे भी हमारी मल्टीपल वैल्यूज हों उसके लिए एक लोकल वैल्यू बना दो और उसको फिर कॉल आउट कर लो कोई भी ऑप्शन की एमकेएस या आई मीन लाइक की वैल्यू या की, जो भी आप चॉइस रखो, है ना। आप इधर भी रख सकते हो, इसको इधर भी रख सकते हो, बट वो यहाँ पे जब पर्टिकुलर ऑप्शंस में वो सिलेक्ट करना है तो उसको ढंग से सिलेक्ट करना है। तो लेट मी रन इट नाउ, लेट मी सेव इट and Terraform init. Terraform validate. Terraform plan. Okay, and finally Terraform. Okay, so here it is creating now. Now it's done. Let's go and refresh our page again. So for all, which all services we have enabled it for virtual machines, and then key vaults and container registry, है ना? इसने 3 क्लेड डिस्ट्रॉय भी किया है। हाँ, वो मैं बताता हूँ क्या डिस्ट्रॉय किया, ठीक है। सो ये सर्वर्स के लिए कंटेनर रजिस्ट्री और की वोल्ट इसके लिए अनेबल हो गए, करेक्ट? करेक्ट सर। ओके, और ऑटो प्रोविजनिंग में सॉरी इंटीग्रेशन में हमने क्या बोला था? इंटीग्रेशन में बोला था ना दोनों। इंटीग्रेशन में हमने क्या बोला है कि दोनों के लिए फॉल्स कर दो वैल्यूज को, है ना। यहाँ पे जो दोनों वैल्यूज है एमकेएस और WD के लिए इसको फॉल्स कर दो, तो ये दोनों फॉल्स हो गई है, करेक्ट? करेक्ट। ओके, सो रुद्र जो तुम डिस्ट्रॉय वाली बात कर रहे हो वो क्या है कि हमने यहाँ पे इसको कमेंट कर दिया WD को, जबकि ये पहले था, है ना। ट्रू, तो इसको क्या करेगा वो डिस्ट्रॉय कर देगा। डिस्ट्रॉय का मतलब इसको डिलीट कर देगा, इस वाले वैल्यूज को, है ना। तो जैसे अगर मान लो अगर आप इसको कमेंट कर देगा रुद्र यहाँ पे, तो ये क्या करेगा? फॉर इट्स लाइक इट्स अ डिस्ट्रॉय। हमने कमेंट कर दिया, कमेंट इज लाइक वो वैल्यू वहां पे है नहीं, जो जो तुम वैल्यू ट्रू कर रहे हो वही वैल्यू वो करेगा, बाकी उसके लिए वो सारी वैल्यू डिलीट है, करेक्ट है। तो वो इसलिए उन वैल्यूज को डिस्ट्रॉय शो करेगा। तो दिस इज हाउ इट इज। आप लोकल्स का कैसे यूटिलाइज करते हो, है ना। अब आप यहाँ पे एमकेएस की जगह क्या दे सकते हो? सिक्योरिटी सेंटर सेटिंग, दिस इज माय लोकल नेम ओनली, है ना। दिस इज नो रेलेवेंस कि मैं सिक्योरिटी सेंटर सेटिंग्स डाल रहा हूँ या कुछ और डाल रहा हूँ। वो पहले मैंने दो वैल्यू दी थी, तो मैंने एमकेएस और WD को चेंज किया था। और अगर आप आई मीन लाइक दिस इज हाउ इट इज is dot value local, हाँ correct, this is how it is. Hope this makes some sense, and let me put this also in the chat group so that you can practice it, huh? Okay, I have put it into the chat box also so that you people can practice this. Now what will happen, say like tomorrow some customer will come, or you are somewhere in a situation somebody may ask how you will deploy the Microsoft Defender for cloud. It's not all about Microsoft Defender for cloud. It could be for Key Vaults, it could be for AIP, it could be for
Azure identity protection as well, or creating the users group, deleting them, creating the policies as well, everything. So now for Microsoft Defender for Cloud, this is our code which is readily available, right? We just need a subscription where we need to push this code. Correct. That's the only thing we have to do. Other than this, the things will remain exactly the same in all the environment. And the same way we can create the rest of the services also. And once we have all these codes available with us, what we will be do? What we will be doing is the codes are available. You just tell us which particular services you want to deploy in your environment. And how much time it will take? Hardly few minutes, because we just need to figure out the requirements, क्या क्या है उसको enable और disable करना है, या तो उसको comment करना है या उसको uncomment करना है. Make some sense? यस है ना, या तो हमें उसे कमेंट करना है या अनकमेंट करना है, और हर एक एनवायरनमेंट में हमें इसको ऐसे पुश करना है. करेक्ट, कूल. तो किसी भी एनवायरनमेंट में माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड को इंप्लीमेंट करनी जस्ट अ क्लिक अवे, एंड दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड. कोड वी हैव टू डू वन मोर थिंग विच इज डेवऑप्स. है ना, डेवऑप्स में करने का क्या है कि हमें इसमें कुछ नहीं करना. ये जो टेराफॉर्म इनिट और ना हमें टेराफॉर्म को इंस्टॉल करना है, हम सिर्फ अपनी कमांड रन करेंगे. एक मतलब हम यहाँ पे सिर्फ कोड लिखेंगे या अनटैग करेंगे, और जैसे हम यहाँ से अनटैग करेंगे वो अपने आप वहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा. सिर्फ इतना सा काम करना है. या तो हमें इसको कमेंट करना है या सिर्फ यहाँ से अनकमेंट करना है, और अनकमेंट करते हुए बाय डिफॉल्ट वहाँ पे अपने आप एज्योर पोर्टल में अनकमेंट हो जाएगा. सो दैट इज कॉल्ड ऑटोमेशन, एंड दिस वी विल ड्राइव फ्रॉम DevOps, but this we will do in the next lecture. But before doing that, this is not everything in the security center, है ना. सारी settings तो नहीं है हमने जो डिस्कशन की है, इसमें और भी settings थी ना जो हमने डिस्कशन की. तो one is like your continuous export, and there are two options which are available. One is using the event hub, one is using the log analytics workspace. So what do you people have to do? ये भी यहाँ पे कोड अवेलेबल है टेराफॉर्म में कि ऑटोमेशन कैसे करता है. ये देखो सॉरी नॉट ऑटोमेशन, ऑटोमेशन देखो कहाँ पे है. ऑटोमेशन दिस वन ना. सो ये ऑटोमेशन का है, ये इवेंट हब से है, और यहाँ पे दो ऑप्शन है, इवेंट हब या लॉग एनालिटिक वर्कस्पेस. सो इंस्टेड ऑफ इवेंट हब आपको यहाँ पे क्या लिखना है, लॉग एनालिटिक्स. बट लॉग एनालिटिक्स के लिए पहले आपको लॉग एनालिटिक्स क्रिएट करना है. तो लॉग एनालिटिक्स क्रिएट करने का तरीका भी यहाँ पे अवेलेबल है, या फिर आप ये वाला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, वर्कस्पेस है ना. ये लॉग एनालिटिक्स क्रिएट करने का तरीका है, और फिर आप इसमें इसको रेफरेंस दे सकते हो. तो व्हाट यू पीपल हैव टू डू, एक तो ये वाला ऑप्शन आपको करना है कि लॉग एनालिटिक्स में ये चारों ऑप्शंस, सिक्योरिटी रिकमेंडेशंस, सिक्योर स्कोर, सिक्योरिटी अलर्ट्स, रेगुलेटरी कंप्लायंस, और इसके बहुत सारे ऑप्शंस में से कुछ आप सेलेक्ट कर लो कैसे इसको एक्सपोर्ट करते हैं. Number one, I will assign this task to one person, है ना. It's not like everyone will be doing the same stuff. तो एक टीम जो है ये वाला काम करेगी, ये वाले सारे फीचर, और एक को बहुत इजी सा टास्क करना है कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस है रेगुलेटरी कंप्लायंस का, है ना. तो रेगुलेटरी कंप्लायंस के अंदर हमें क्या करना है, मैनेज सिक्योरिटी पॉलिसीज में. I mean, like you can click on the security policies also here directly, और आपको इसमें से PCI DSS अनेबल करना है अपने एनवायरनमेंट में. कोई सा भी, सॉरी PCI DSS नहीं, सॉरी CIS है ना, Azure CIS आपको अनेबल करना है यूजिंग टेराफॉर्म. तो दो ऑप्शन है आपके पास. वन इज कि आपको ये कंटेनर्स एक्सपोर्ट करना है, और वन इज आपको वो कंप्लायंस अनेबल करना है. तो करेगा कौन, ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी. सो फ्रॉम द सेम टीम, कुलदीप अपने साथ बंदे ले लेना. कुलदीप विल डू दिस कंटेनर्स एक्सपोर्ट वाला काम, एंड हेमंत विल डू दिस एनवायरनमेंट वेरिएबल वाला काम, सॉरी रेगुलेटरी कंप्लायंस वाला काम. And now Kuldeep, you can bring, I mean, like whomsoever people you want to add, कि हरीश को include करना है, या परमानंद को include करना है, या नवीन को include करना है, choice is yours, और हिमांशु को include करना है. ठीक है, ठीक है सर. बट बाकी का कोड आप लोगों के पास अवेलेबल है. उस कोड में मुझे कंटिन्यूस एक्सपोर्ट का कोड ऐड करके देना है. डू लेट मी नो कि ये किसने किया. हाँ, ओके. ओके. सो गाइस, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम today's session?